नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम नोट्स फॉर्म में देखेंगे जो कि घटना चक्र बुकलेट में दिया गया है। साथ ही इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने के बाद हम सारे के सारे एमसीक्यू देखेंगे, किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ये एक प्रकार से पूरी तरह से रिवीजन लेक्चर होगा दोस्तों, तो इसे बहुत शानदार तरीके से हम कवर करते हैं। शुरुआत में हम नोट्स पढ़ते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है या मौर्य राजवंश से उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। भारत का दोस्तों ये एक पहला ऐतिहासिक सम्राट था जिसने क्या है अपना साम्राज्य विस्तार किया। ऐसा पहला सम्राट था जिसने 72 भारत पर अपना शासन स्थापित किया। दोस्तों हमें याद रखना है कि जो मौर्य साम्राज्य है या चंद्रगुप्त मौर्य है, ऐसा पहला शासक था या सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत मतलब एक बृहत्तर भारत पर अपना एक क्षेत्र शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि जो मौर्य का जो साम्राज्य है वो क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। मौर्यों के अधीन क्या है, राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकताबद्ध किया। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है, भारत को सबसे पहले राजनीतिक रूप से एकताबद्ध करने का काम किया। विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है दोस्तों, उससे चंद्रगुप्त को नंद राज्य का पुत्र माना गया। तो नंद राज का पुत्र माना गया है किसे? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जो कृति है इसके अनुसार। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन भी कहा गया है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त को क्या है, कुलहीन या बिना कुल का व्यक्ति बताया गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर एक टीका लिखी है। इसमें क्या है, मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से अन्य 2 नामों की रचना भी की है। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जो विशाख दत्त है उसने मुद्रा राक्षस की रचना तो की ही है, साथ में देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका वंदितक ये लिखा है। दोस्तों हमें प्रीलिम्स में याद रखना होगा कि जो विशाख दत्त व्यक्ति है इसने मुद्रा राक्षस लिखी है जो चंद्रगुप्त या मौर्य के बारे में हमें जानकारी देती है। साथ ही विशाख दत्त ने ही क्या है दोस्तों, विशाख दत्त ने ही क्या है, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक ये लिखने का काम किया है। अगली बात करेंगे हम दोस्तों क्षेमेंद्र। तो क्षेमेंद्र ने क्या है दोस्तों, क्षेमेंद्र ने जो लिखी इसका नाम है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी किसने लिखी है? क्षेमेंद्र ने। और सोमदेव ने लिखी है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर किसने लिखी है? सोमदेव ने। इसमें भी हमें चंद्रगुप्त के जो शूद्र है उसके बारे में पता चलता है कि इन दोनों ही कृतियों से हमें इस बात का पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त है बिना कुल का व्यक्ति था और यह एक प्रकार से शूद्र व्यक्ति था। तो हमें 2 बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर इन 2 कृतियों से क्या है दोस्तों, हमें पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो क्या है, शूद्र व्यक्ति है। लेकिन दोस्तों ब्राह्मणवादी मानसिकता के कारण हमेशा राजा को शूद्र व्यक्ति का नहीं माना गया है। आगे बात करेंगे क्षेमेंद्र। एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं, क्षेमेंद्र ने क्या लिखी है? बृहत कथा मंजरी और सोमदेव ने कथा सरित सागर। क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी और सोमदेव ने क्या है दोस्तों, कथा सरित सागर लिखी है। हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्र बताया गया। दोस्तों हेमचंद्र ने क्या लिखी है? परिशिष्ट परमन। परिशिष्ट परमन किसने लिखी दोस्तों? हेमचंद्र ने। हेमचंद्र ने लिखी है परिशिष्ट परमन। इसमें बताया गया है कि जो मौर्यों को पालते थे, मोर मतलब मोर को पालने वाले, मयूर मतलब होता है मोर, तो मोर को पालने वाले के गाँव हैं, उसमें गाँव के मुखिया का पुत्र था। विलियम जोन्स पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य से की है। दोस्तों हमें याद रखना है कि जो विलियम जोन्स है उसने जो सेंड्रोकोटस की जो पहचान है किससे की है? चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है, एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस ये सब क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के ही अन्य नाम है जो विदेशियों ने उन्हें दिए हैं। तो विलियम जोन्स के अनुसार सेंड्रोकोटस क्या है दोस्तों, विलियम जोन्स के अनुसार सेंड्रोकोटस क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य है। और एरियन तथा प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को नाम दिया गया है एंड्रोकोटस। जस्टिस ने सेंड्रोकोटस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया, मतलब इनकी मीटिंग का उल्लेख किया गया है। किसने? जस्टिन ने कहा है कि सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान इन दोनों ने क्या है, आपसी मेल मिलाप किया था।
ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। तो ऋषि चाणक्य ने क्या है दोस्तों, अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। सो दोस्तों इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो हमारा, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, उनका नाम जो चाणक्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं दोस्तों, उनका नाम कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था। तो बस हमें याद रखना है कि जो चाणक्य है वही कौटिल्य है, वही विष्णुगुप्त है। पुराणों में क्या है दोस्तों, द्विजशर्व मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा गया है कौटिल्य को। कौटिल्य के द्वारा मौर्य काल में अर्थशास्त्र की रचना की गई है, जो कि क्या है दोस्तों, पॉलिटी के ऊपर, एक राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर आधारित है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की यदि बात करें तो राज्य के अंदर कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर सप्तांग सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। सप्तांग सिद्धांत में दोस्तों सब शुरुआत राजा, फिर अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या देखने को मिलती है। तो ये चारों सात, ये क्या है दोस्तों, ये सभी सातों के सातों क्या है, राज्य की महत्वपूर्ण अंग हैं और यही अंग क्या है, सप्तांग है, और यही सप्तांग क्या है, सप्तांग सिद्धांत के आधार बनते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। राजा है, अमात्य है, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो ये क्या है दोस्तों, सात राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंदर वर्णित 7 अंग है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों, एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि क्या है, राजनीति शास्त्र पर आधारित एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। सो दोस्तों मैकियावेली ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम है प्रिंस। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह क्या है, राजनीति शास्त्र पर आधारित एक ग्रंथ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है दोस्तों, दक्षिण भारत की विजय भी प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। सो दोस्तों यदि पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ उत्तर भारत पर अपना विस्तार किया था तो वो गलत हो जाएगा। हम बात करेंगे कि जैन और तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनीतिक तौर पर यदि बात करें तो समस्त भारत का एकीकरण किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो शुरुआती जो पहला ऐसा राजा था दोस्तों जिसने भारत के अंदर एकीकरण का काम किया। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था। तो शुरुआत में क्या है दोस्तों, व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक का जो राज्य है फैला हुआ था, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। रुद्रदमन का जो अभिलेख है, जिसे हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं या जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, उससे पता चलता है कि जो पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार का प्रमाण मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका जो साम्राज्य है क्या है, गुजरात तक था। सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। तो ये हमें मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से, इसके साक्ष्य मिलते हैं। उसकी मृत्यु के समय उसके राज्य का विस्तार क्या है, पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। तो ये बात की जा रही है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की। 150 ईस्वी के रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, उसके अंदर अनर्थ और सौराष्ट्र मतलब जिसे हम गुजरात कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा सिंचाई के लिए बांध निर्माण का उल्लेख मिलता है। सो दोस्तों हम सुदर्शन झील के बारे में पढ़ते हैं, वह किसने बनाई थी, पुष्यगुप्त ने बनाई थी। और किसका प्रांतीय राज्यपाल था ये, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय राज्यपाल था। तो हम देखते हैं कि जो जूनागढ़ अभिलेख से हमें सिंचाई के लिए बांध निर्माण का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का जो भाग है मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है, सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस निकेटर के आक्रमणकारी जो सेल्यूकस निकेटर था उसे परास्त किया 305 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सिकंदर जो था उसने अपना एक अधिकारी भारत के अंदर नियुक्त किया था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। उसी ने क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि दोस्तों जो सिकंदर महान और चंद्रगुप्त मौर्य था दोनों के बीच में एक गैप था, समय अंतराल था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे लड़ाई लड़ी थी दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर के साथ लड़ाई की थी। और उसकी पुत्री सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री है जिसका नाम हेलेना था, उसी से चंद्रगुप्त का विवाह करवाया था किसने, कौटिल्य ने, ताकि जो वैवाहिक संबंध के कारण राजनीतिक व्यवस्था और मजबूत हो सके। यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार को अमित्री कैडिस कहा गया है। तो अमित्रो कैडिस किससे कहा गया है दोस्तों, बिंदुसार, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है, बिंदुसार आते हैं। तो यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा है, अमित्रो कोडिस कहा गया है। अमित्रो कोडिस का संस्कृत क्या है, संस्कृत रूप है जिसका मतलब होता है अमित्र घात, मतलब
शत्रुओं का नाश करने वाला व्यक्ति। बिंदुसार का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिंदुसार को अमित्रोकोडिस, अमित्रोकोडिस का मतलब होता है संस्कृत में अमित्रघात, अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ ने उसे सिंहसेन कहा है। तो बिंदुसार को सिंहसेन किसने कहा है? जैन ग्रंथों ने। तो सिंहसेन और बिंदुसार एक ही व्यक्ति। जैन ग्रंथों में बिंदुसार की जो माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्य वदन के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। सो दोस्तों, जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तब इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या है दोस्तों, अशोक जो कि उज्जैनी पर शासन कर रहा था उस वक्त, अवंती पर, उसे कहाँ भेजा गया है? तक्षशिला में भेजा गया है ताकि इस विद्रोह को दबाया जाए। स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के समय मिस्र के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। सो दोस्तों, डायमेकस जो राजदूत था किसके समय आया था? बिंदुसार के समय आया था। और किस राजा का राजदूत था? ये मिस्र के राजा एंटियोकस का राजा था। मिस्र का जो राजा है जिसका नाम एंटियोकस है, उसका एक राजदूत है जिसका नाम क्या है? डायमेकस। इस डायमेकस को भारत भेजा गया है बिंदुसार से दरबार में राजदूत बनाकर। प्लिनी के अनुसार मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक दूत भेजा। तो दोस्तों, एक और मिस्र के राजा हैं किसके समय? मौर्य दरबार में, जो प्लिनी कहता है कि जो मिस्र के राजा था जिसका नाम क्या है? टालमी द्वितीय, उसने टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तो दोस्तों, टालमी द्वितीय ही हम याद रख लेंगे। इसने डायनोसिस क्या है? डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की। सो दोस्तों, सीरिया यानी मिस्र, अभी हमने पीछे पढ़ा कि एंटियोकस, इससे क्या है? 3 वस्तुओं की मांग की। 3 वस्तुएं क्या थी दोस्तों? पहला था मीठी मदिरा, दूसरी सूखी अंजीर और तीसरा एक दार्शनिक व्यक्ति। तो एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर सूखी अंजीर और मीठी मदिरा तो दे दी, लेकिन क्या है? दार्शनिक देने से मना कर दिया। बुद्ध के साक्ष्यों के अनुसार अशोक ने अपने पिता के शासनकाल में अवंती या उज्जैनी का क्या है दोस्तों? उपराजा या वायसराय बनकर रहा था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारत वर्ष पर क्या है दोस्तों? अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह के हितों को ध्यान में रखकर ही क्या है दोस्तों? एक व्यवहारिक धर्म, जिसका नाम है हम धम्म कहते हैं, धम्म का प्रतिपादन किया, जिसका पालन आसानी से किया जा सकता था। धम्म के अंदर यदि हम बात करें तो धम्म के अंदर सहिष्णुता, उदारता, करुणा आदि ये 3 आयाम हमें देखने को मिलेंगे। कौन सा? सहिष्णुता, उदारता और करुणा, ये 3 चीज़ें हमें धम्म के अंदर दोस्तों देखने को मिलेगी। इसे हम त्रिविध आयाम भी कहते हैं। 272 ईसा पूर्व के लगभग दोस्तों मगध का राजा बनता है। 4 वर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में क्या दोस्तों? उसका अभिषेक होता है। तो जब वो राजा बनता है उसके 4 वर्ष के बाद क्या दोस्तों? राज्य का अभिषेक होता है। उसके अभिलेखों में सर्वत्र क्या है? उसे देवानाम पिय या देवानाम पियदस्सी कहा गया है। तो उसके अभिलेखों में क्या है दोस्तों? अशोक को देवानाम पिय या देवानाम पियदस्सी मतलब देवताओं को प्रिय होने वाला राजा उसे कहा गया है। तो देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर देवनाम पियदस्सी का मतलब बताया गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। सो दोस्तों, पुराणों से भी हमें अशोक का ज्ञान मिलता है कि अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, उसे क्या? अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम पियदस्सी की उपाधि धारण करते हैं। सो दोस्तों, दशरथ भी क्या है? मौर्य वंश का एक राजा था। वह भी क्या है? अशोक की तरह देवनाम पिय की उपाधि धारण करता था। सिहेली अनुश्रुतियों, तो सिहेली अनुश्रुति क्या है दोस्तों? जिसका नाम है दीपवंश और महावंश। सिहेली अनुश्रुतियों के अनुसार भी अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध की जो तृतीय संगति हुई थी। सो दोस्तों, सिहेली अनुश्रुति कहती है कि जो दीपवंश और महावंश, इनके अनुसार अशोक के जो राज्यकाल है उसके अंदर जो पाटलिपुत्र है उसके अंदर जो बौद्ध की जो तृतीय धर्म संगति हुई थी, जिसे हम थर्ड सरमन ऑफ बुद्धिज्म कहते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। तो दोस्तों, मोगलीपुत्र तिस्स क्या है? अशोक का ही एक भाई होता है जो अंतिम समय में क्या है? बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तो पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति होती है दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। तो दोस्तों, ये प्रीलिम्स का हमारा क्वेश्चन भी है कि दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में, किसके राज्यकाल में? अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होती है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने इसकी अध्यक्षता की थी।
दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासनकाल के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि दीपवंश और महावंश कहते हैं कि जो उसका शासनकाल का जो चौथा वर्ष था, जब उसका राज्याभिषेक भी हुआ था, तब निग्रोध नामक एक बौद्ध भिक्षु था। क्या नाम था? निग्रोध नामक एक बौद्ध भिक्षु था, जिसने क्या है, बौद्ध मत में दीक्षित किया किसे? अशोक को। तत्पश्चात मोगली पुत्र तिस्स के प्रभाव में वह पूर्ण रूप से क्या है, बौद्ध हो गया। तो जो मोगली पुत्र तिस्स था, उसका ही भाई था, उसके प्रभाव में आकर क्या है, पूरी तरीके से बौद्ध मतावलंबी हो गया। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। सो दोस्तों अब दिव्यवदान अलग कहता है। दिव्यवदान कहता है कि अशोक को उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था, उसने बौद्ध धर्म में क्या है, दीक्षित किया। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पुत्र दशरथ क्या है दोस्तों, बौद्ध अनुयायी थे। लेकिन क्या है दोस्तों, चंद्रगुप्त क्या है, बौद्ध अनुयायी नहीं थे, वे क्या थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नाम का एक अधिकारी मिलता है। जो रज्जुकों की स्थिति की यदि हम बात करें तो जो रज्जुक क्या है दोस्तों, आधुनिक जिला अधिकारी की तरह थे। ये राजस्व और न्याय दोनों ही क्षेत्रों में अधिकार रखते थे। तो दोस्तों अशोक के जो अभिलेखों में हमें रज्जुक नाम का जो अधिकारी मिलता है, ये अधिकारी क्या है दोस्तों, आधुनिक जिला अधिकारी जैसा होता था। ये राजस्व तथा न्याय दोनों में क्षेत्राधिकार रखता था। एग्रोनोमोई एक अधिकारी है जिसको हम कहते हैं अग्रोनोमोई या एग्रोनोमोई, ये जिले का अधिकारी होता था। ठीक है। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले जिन्हें हम कारवा भी कहते थे, उनका मुखिया सार्थवाह होता था। तो दोस्तों जो जिले का व्यापारियों का जो कारवा होता था, उसका जो मुखिया होता था, उसे हम क्या कहते थे, सार्थवाह कहते थे। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने क्या है, आखेट और बिहार यात्राएं रोक दी। क्या है दोस्तों, वन के अंदर जो यात्राएं की जाती थी उन पर रोक लगा दी और धर्म यात्राओं का शुरू करने का काम किया। राज्य अभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख के अनुसार हम बात करते हैं कि 10 वर्ष के बाद क्या है, बोध गया। कहाँ गया? बोध गया में गया। और 20 वर्ष के बाद रुम्मनदई अभिलेख, 20 वर्ष के बाद क्या है दोस्तों, एक रुम्मनदई अभिलेख है, तो उससे हमें जानकारी मिलती है कि उनकी पूजा भी की। तो क्या है, बोध गया जहाँ पर है वहाँ पर गए और पूजा भी की। विंसेंट आर्थर स्मिथ, दोस्तों इस व्यक्ति को हमें याद रखना है, एक इतिहासकार है जिनका नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ। इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका। ठीक है, इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका किसकी पुस्तक है? विंसेंट आर्थर स्मिथ की। इन्होंने साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर इन्होंने बताया कि जो उपगुप्त के साथ अशोक ने क्या है, धम्म यात्राएं की। उन्होंने बताया है, विंसेंट ने बताया कि जो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर, इन सभी जगह क्या है दोस्तों, अशोक ने यात्राएं की और वहाँ अनेक काम भी किए। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष के बाद क्या है, बोध गया की यात्रा की थी। सो दोस्तों कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष के बाद बोध गया की यात्रा की थी अशोक ने। 20 वर्ष के बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा वहाँ एक शिला स्तंभ भी बना, जिसे हम रुम्मनदेई स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, बुद्ध की जो जन्मभूमि होने के कारण जो लुम्बिनी है दोस्तों, वहाँ पर जो गांव है उसमें भोग का जो कर था, जिसे भोग कर हम कहते हैं, भोग कर को माफ़ कर दिया। और जो भूराजस्व था, भूराजस्व क्या है दोस्तों, वहाँ 1/6 जो 1/6 था उसको घटाकर क्या है दोस्तों, 1/8 कर दिया। तो जो भाग था क्या है, उसको जो भोग नामक कर था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और जो भूराजस्व था दोस्तों कितना था, 1/6 था, उसको क्या कर दिया, उसको 1/8 कर दिया। कलसी, गिरनार और मेरठ अभिलेख क्या है, ब्राह्मी लिपि में। सो दोस्तों 3 अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। कौन से? अधिकांश जो अशोक के अभिलेख है वे क्या है दोस्तों, हमें ब्राह्मी लिपि में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ अभिलेख हमें खरोष्टी लिपि में भी देखने को मिलेंगे। तो कलसी अभिलेख, गिरनार अभिलेख और मेरठ अभिलेख, ये तीनों के तीनों अभिलेख क्या हैं दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में हमें देखने को मिलेंगे। अशोक के अभिलेखों की यदि बात करें तो अशोक के जो अभिलेख है क्या है, 3 वर्गों में विभाजित हैं। हमें कुछ शिलालेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं और गुहा लेख मिले हैं। शिलालेख मतलब दोस्तों जो बड़े बड़े चट्टानें हैं उनके ऊपर खुदाई करके बनाया गया है। और जो स्तंभ लेख है दोस्तों, स्तंभ लेख में क्या है, एक बड़ी सी चट्टान को काटकर सबसे पहले एक पिलर बनाया जाता है और फिर उस पिलर के ऊपर पॉलिश की जाती है और उसके बाद क्या दोस्तों, उसके किनारों पर लिखा जाता है।
गुहा लेख मतलब दोस्तों इसके अंदर गुफाएं रहती है, चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई जाती है, फिर उन गुफाओं के अंदर क्या है, लेखों को लिखा जाता है। तो टोटल हमें 14 शिलालेख मिले हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि लघु शिलालेखों को भी मिला लिया जाएगा तो बड़ी संख्या में हमें शिलालेख प्राप्त होते हैं। तो 14 शिलालेखों विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों पर प्राप्त किए हैं। सो दोस्तों हमें याद रख लेंगे 8 स्थान की, कौन कौन से 8 स्थान हैं जहाँ से हमें शिलालेख प्राप्त हुए। जैसे शाहबाजगढ़ी से हमें मिला है, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कलसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एररगुट्टी और सोपारा। सो दोस्तों ये कुछ प्रमुख स्थान हैं जो क्या है, मौर्य काल से संबंधित है, जो हमें मौर्य काल की ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं उनके शिलालेखों के द्वारा। तो एक बार फिर से हम सभी स्थानों को रिवाइज कर लेते हैं। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कलसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एररगुट्टी और सोपारा। ठीक है, तो शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कलसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एररगुट्टी और सोपारा, ये सब क्या है दोस्तों, ऐसे स्थान है जहाँ से हमें अशोक के ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं शिलालेखों के रूप में। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सो दोस्तों हमें फिर से याद रखना है कि जो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वे क्या है, प्राकृत भाषा और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि में मिले गए हैं। केवल 2 अभिलेख दोस्तों ऐसे हैं जो हमें खरोष्टी लिपि में देखने को मिले। कौन से, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा क्या है दोस्तों, हमें खरोष्टी लिपि में देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमारा प्रीलिम्स फैक्ट है। और एक स्पेसिफिक फैक्ट भी है कि जो शाहबाजगढ़ी है और मानसेहरा है, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा क्या है दोस्तों, हमें खरोष्टी लिपि में देखने को मिलेंगे। बाकी जो कलसी हुआ, गिरनार, धौली, जौगढ़, एररगुट्टी, सोपारा और भी अधिक अभिलेख हमें क्या है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलेंगे। और भाषा क्या होगी उसकी, प्राकृत भाषा होगी। तक्षशिला से अरेमाइक लिपि में लिखा गया एक अभिलेख जिसे हम भग्न अभिलेख कह रहे हैं। तो तक्षशिला से अरेमाइक लिपि, दोस्तों कौन सी लिपि, अरेमाइक लिपि में एक भग्न अभिलेख शेरकुना नामक स्थान से यूनानी और अरेमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी और सीरियाई अभिलेख भी हमें प्राप्त हुआ है। यह कहाँ से मिला है, लंगमान नामक स्थान से अरेमाइक लिपि में लिखा गया अभिलेख भी हमें प्राप्त हुआ है। सो दोस्तों अब हमें 2 चीज़ याद रखनी है कि जो अशोक के अभिलेख सिर्फ एक ही लिपि में नहीं मिलेंगे हमें, एक हमें ब्राह्मी लिपि मिलेगी, एक हमें खरोष्टी लिपि मिलेगी और तीसरी हमें अरेमाइक लिपि। तो 3 लिपियों में क्या है दोस्तों, हमें अशोक के अभिलेख हमें मिल रहे हैं। तो यदि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अशोक के जो अभिलेख है हमें केवल खरोष्टी लिपि में देखने को मिलते हैं या फिर केवल अरेमाइक लिपि में या फिर केवल ब्राह्मी लिपि में, तो हमें हमारे उस समय जो विकल्प दिए जाएंगे उस विकल्प को देखते हुए आंसर करना होगा, राइट। ब्राह्मी लिपि का जो प्रथम उद्वाचन पत्थर पट्टिकाओं पर जो उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया, इसका काम संपादित करने वाले विद्वान जेम्स प्रिंसेप है। तो दोस्तों जो ब्राह्मी लिपि है उसको डिकोड करने का काम किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय भी दिया जाता है। फिर उसके बाद D.R. भंडारकर आते हैं। तो D.R. भंडारकर ने क्या है, मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय काम किया है। सो जो D.R. भंडारकर है दोस्तों, उन्होंने क्या है, अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का काम किया है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता हमें कहाँ से, श्रीलंका के अनुराधापुर से पता चला है। तो दोस्तों जो प्राक ब्राह्मी लिपि है, जो अशोक के द्वारा जो यूज़ की गई प्राक ब्राह्मी लिपि है, उसका पता हमें श्रीलंका में स्थित अनुराधापुर से पता चलता है। कुछ स्थानों पर अभिलेखों को इस प्रकार से लिपि का साक्ष्य मिलता है कि जिनके नाम पर पीपर हवा, सहगोरा और महास्थान, ये इन सभी से क्या है दोस्तों, हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है और इस लिपि के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इस लिपि के साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ, पीपर हवा, सहगोरा और महास्थान, इन सभी जगह से प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, मतलब दाएं से लेकर बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो खरोष्टी लिपि क्या है दोस्तों, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय दोस्तों किसे दिया जाता है, खरोष्टी लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप, मेसन, नॉरिस, लेसन, कनिंघम आदि, ये सभी विद्वान क्या है दोस्तों, पढ़ने का काम कर रहे हैं किसे, खरोष्टी लिपि को। तो एक बार नाम याद रख लेते हैं, मेसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन एंड कनिंघम, इन सभी विद्वानों ने क्या है दोस्तों, खरोष्टी लिपि को पढ़ने का काम किया है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। क्या है दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। कौन सी, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि की यदि बात करें तो ये क्या है, उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी
अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा अभिलेख। तो दोस्तों गुर्जरा अभिलेख में क्या है दोस्तों, अशोक का नाम हमें अशोक देखने को मिलता है, जो कि दतिया जिले में पड़ता है। तो गुर्जरा अभिलेख कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा मास्की अभिलेख और नेट्टूर, कौन कौन सा, मास्की अभिलेख, नेत्तूर अभिलेख और उड़ेगोलम अभिलेख, इन अभिलेखों में भी अशोक का जो व्यक्तिगत नाम हमें अशोक देखने को मिलता है, ना कि पियनाम प्रियदर्शी। तो दोस्तों हमें 4 अभिलेखों का नाम याद रखना है, गुर्जरा अभिलेख जो कि दतिया में है, मास्की अभिलेख, नेत्तूर अभिलेख और उड़ेगोलम अभिलेख। ये सभी अभिलेख क्या हैं दोस्तों, अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक के रूप में हमें बताते हैं। भाब्रू अभिलेख जिसे हम बेराट अभिलेख या स्तंभ अभिलेख भी कहते हैं दोस्तों, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो दोस्तों भब्रू अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो अशोक क्या था, मगध का सम्राट है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित भी करता है। सो दोस्तों जो भाब्रू अभिलेख है उससे हमें पता चलता है कि जो अशोक स्वयं को क्या बोल रहा है कि वह मगध का सम्राट है। और इसी अभिलेख से हमें इस बात का भी पता चल रहा है कि जो अशोक है, अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी भी प्रमाणित करने का काम किया है किसने, भाब्रू अभिलेख ने। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के बात की गई। तो दोस्तों जो अशोक का जो पहला शिलालेख है इसके अंदर क्या है, पशु बलि निषेध की बात की गई है। अशोक के राज्यकाल की जो पहली बड़ी घटना की यदि हम बात करें तो इसे कलिंग का युद्ध बताते हैं। जो कलिंग का युद्ध है इसमें क्या है, अशोक की विजय हुई थी। अशोक के जो 13वां अभिलेख है, 13वां शिलालेख है, सॉरी, जो 13वां शिलालेख है, इस युद्ध के अंदर इस युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। फिर यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद घटित हुई, अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में क्या है, उसने कलिंग युद्ध में हुई पीड़ा से अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। सो दोस्तों कलिंग युद्ध में क्या है, बहुत भारी मात्रा में नरसंहार हुआ, इसके कारण दुख और उसे पश्चाताप भी हुआ। फिर अशोक का जो दीर्घ शिलालेख है, बड़ा वाला शिलालेख है जिसका नंबर संख्या है 12, इसमें सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की बात की है। सो दोस्तों हमें धार्मिक सहिष्णुता का जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, जो दीर्घ शिलालेख जो 12वां शिलालेख है वहाँ से हमें पता चलता है कि सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि की बात की जा रही है, मतलब सर्वधर्म संभाव की बात की जा रही है, धार्मिक सहिष्णुता की बात की जा रही है। कौन से, 12वें शिलालेख में। अशोक के दूसरे शासनकाल, अशोक के जो दूसरे एवं 13वें, अशोक का क्या दूसरे और 13वें शिलालेख में क्या है दोस्तों, हमें संगम काल के राजा जैसे चोल, पांड्या, सत्यपुत्र और केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना मिलती है। सो दोस्तों हमें क्या है, अशोक का जो शिलालेख है कौन सा, दूसरा नंबर का और 13वां नंबर का, इन शिलालेखों से हमें संगम काल के चोल, पांड्या, सत्यपुत्र और केरलपुत्र इन राजों की, इन राजवंशों की जानकारी मिलती है। साथ ही ताम्रपर्णी जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, ताम्रपर्णी मतलब श्रीलंका, इसकी सूचना भी हमें पता चलती है। मौर्य शासकों के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। सो दोस्तों अशोक के जो मैत्रीपूर्ण संबंध मतलब हमारे को पता चलता है कि जो किस तरह से भारत का जो सम्राट अशोक है उसने किस तरह से अपनी विदेश नीति या फॉरेन रिलेशनशिप को मेंटेन किया था, ये हमें पता चलता है किससे, 13वें अभिलेख से। तो 13वें अभिलेख से हमें पता भी चलता है विदेश नीति के बारे में। इसमें हमें अंतियोक या एंटियोकॉस सेकेंड जो कि सीरिया का राजा था, तुर्मय या तुर्माय या फिर हम टालमी भी कहते हैं, टालमी मिस्र का राजा था, अंतकिनी या एंटोगोनस, ठीक है, एंटियोकस सीरिया का राजा, एंटीगोनस कहाँ है दोस्तों, मकदूनिया का राजा, और मग जो कि जिसे हम साइरिन का शासक कहते हैं, और अलिक सुंदर या अलेक्जेंडर जो कि एपिरस का राजा था। तो इन सभी लोगों के बारे में हमें पता चलता है कि भारत का जो सम्राट अशोक है उसने किस तरह से उन्होंने देश की फॉरेन पॉलिसी या साम्राज्य की फॉरेन पॉलिसी को अपनाया था। गोरखपुर जिले से प्राप्त सहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बंगाल से प्राप्त बोगरा जिले के महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई है। उन्हें ईसा पूर्व की 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। सो दोस्तों इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि अशोक का जो समय जो गोरखपुर का जिला है इसका नाम है, वहाँ से हमें सहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो गोरखपुर जिले से क्या है दोस्तों, सहगोरा। तो सहगोरा कहाँ है, गोरखपुर में है। और बांग्लादेश का जो बोगरा जिला है वहाँ से महास्थान अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो जो बोगरा जिला है कहाँ का, बांग्लादेश का, वहाँ से महास्थान अभिलेख प्राप्त हुआ है।
ये क्या है दोस्तों, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो दोस्तों यदि पूछा जाए कि सहगोरा कहाँ है, तो यूपी के गोरखपुर जिले में है। और महास्थान अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह बांग्लादेश, वर्तमान जो है बांग्लादेश, जो पहले भारत का हिस्सा था, तो क्या है बोगरा जिला से प्राप्त हुआ है। और यहीं से हमें पता चल गया है कि जो अशोक के अभिलेख है उसमें भाषा कौन सी, प्राकृत भाषा उपयोग की गई है। साथ ही जो लिपि की यदि बात करें तो लिपि हमें ब्राह्मी लिपि देखने को मिलेगी। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाली राहत कार्यों के संबंध में है। तो दोस्तों कौन से, सहगोरा अभिलेख और क्या है दोस्तों, महास्थान अभिलेख हमें क्या है, अकाल के समय की जाने वाली राहत कार्यों के बारे में बताते हैं। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के थे, एक तो धर्मस्थी और कंटक शोधन। धर्मस्थी को दोस्तों आज के हम दीवानी न्यायालय के साथ बात कर सकते हैं, और जो कंटक शोधन था दोस्तों फौजदारी मामलों से संबंधित न्यायालय था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया। तो दोस्तों जो गुप्तचर थे मौर्य काल में, उसे अर्थशास्त्र में क्या दोस्तों, गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो गुप्तचर भी दोस्तों दो प्रकार के थे, एक का नाम संस्था था जो एक ही स्थान पर रहकर काम करते थे, और दूसरा संचरा था जो प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले लोग थे। सो दोस्तों एमसीक्यू इस प्रकार से फ्रेम किया जा सकता है कि जो अर्थशास्त्र है उसमें जो गुप्तचर है उनको या तो उन्हें क्या है गूढ़ पुरुष कहा जाता था, या फिर ये पूछ लिया जा सकता है कि जो संस्था और संचरा ये कौन थे, तो ये क्या है मौर्य काल से संबंधित गुप्तचर थे। या फिर ये भी पूछ लिया जा सकता है उनके एप्लीकेशन पे कि संस्था और संचरा में क्या अंतर है। तो संस्था मतलब एक ही स्थान पर रहकर काम करने वाले गुप्तचर, और संचरा मतलब वे गुप्तचर जो अलग अलग स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मेगास्थनीज ने क्या है इंडिका की रचना की थी। यह पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन करती है। तो मेगास्थनीज ने क्या है इंडिका की रचना की थी जो कि पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन करती है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन क्या है 30 सदस्यों वाली एक समिति करती थी, और ये 30 सदस्यों वाली समिति क्या है 5-5 सदस्यों में 6 समितियों में सब डिवाइडेड थी, और ये 6 समितियों में 5-5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति क्या है जनगणना का हिसाब रखती थी। तो तीसरी समिति की बात की जा रही है दोस्तों कि तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती है, जैसा कि आज हमारी नगर पालिकाएँ हिसाब रखती है। वर्तमान में भी यह काम क्या है नगर पालिका प्रशासन के द्वारा किया जाता है। छठवीं समिति क्या करती थी, बिक्री कर वसूल करने का काम करती थी। तो छठवीं समिति क्या है दोस्तों, बिक्री कर वसूल करने का काम करती थी। विक्रय पर मूल्य का विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता है। तो विक्रय कर मतलब सेल टैक्स की बात की जा रही है दोस्तों कि सेल टैक्स क्या है, जो मूल्य का 10वां भाग 1/10 होता था। तो सेल्स टैक्स क्या होता था 1/10 ऑफ सेलिंग प्राइस होता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। सो दोस्तों उस वक्त क्या है यदि कोई व्यक्ति करों की चोरी करता है तो उसे क्या है मृत्यु दंड दिया जाता था। वह नगर के पदाधिकारियों को एरिस्टोनोमोई कहता था। सो दोस्तों एरिस्टोनोमोई क्या है एक नगर अधिकारी था जो करों को इकट्ठा करता था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में भेजा गया एक यूनानी दूत था। तो दोस्तों क्या है मेगास्थनीज क्या है दोस्तों सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया एक दूत था जो कि मौर्य काल में भेजा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भेजा गया यूनानी दूत था। तो दोस्तों हमने देखा था कि जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें क्या है इस सेल्यूकस निकेटर की हार होती है, और साथ ही हम देखते हैं कि जो उनकी पुत्री है जिसका नाम क्या है हेलेना है, तो हेलेना का विवाह किससे किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया था। और साथ ही मेगास्थनीज नामक राजदूत कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। मौर्य युग में नगरों का जो प्रशासन की यदि बात की जाए तो नगर पालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था। तो मौर्य युग में क्या दोस्तों नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नगरक या पूर्व मुख्य होता था। मेगास्थनीज ने क्या है दोस्तों तत्कालीन भारत का जो समाज था उसे 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। जैसे एक दार्शनिक व्यक्ति थे, कुछ लोग क्या है दार्शनिक समाज मतलब 4-7 श्रेणी थी, और 7 श्रेणियों में जैसे दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री थे। तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री, ये सब क्या है 7 श्रेणियों में बांटा गया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कौन से 7 श्रेणी थी, दार्शनिक था, कृषक था, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री थे। तो दोस्तों एमसीक्यू इस प्रकार से फ्रेम किया जा सकता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणी में बांटा था, इनमें से कौन था, तो इनमें से
कुछ का नाम दे दिया जाएगा और कुछ बिल्कुल अलग नाम दे दिए जाएंगे। तो हमें बस याद रखना है कि जो दार्शनिक है, कृषक है, पशुपालक है, कारीगर है, योद्धा है, निरीक्षक है और मंत्री। तो दार्शनिक मतलब इसमें यदि बोल दिया था राजा, तो राजा श्रेणी के अंदर नहीं आएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित होने का उल्लेख नहीं किया। तो मेगास्थनीज कहता है कि उसमें दास प्रथा क्या है, प्रचलित नहीं थी, या फिर दास प्रथा का उल्लेख किया ही नहीं है। तो मेगास्थनीज ने क्या है, मौर्य काल में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है। मेगास्थनीज कहता है कि जो मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता है और न ही उसे अपनी जाति से अलग कोई पेशा मतलब प्रोफेशन अपना सकता है। सो दोस्तों क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि यदि कोई दार्शनिक जाति में पैदा हो गया तो वो व्यक्ति सिर्फ दार्शनिक काम ही करेगा और दार्शनिक कुल की कन्याओं में ही या दार्शनिक जाति में ही क्या है दोस्तों, विवाह करेगा, अन्य में विवाह नहीं कर सकता। तो उस समय की जो कठोर जाति व्यवस्था का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इतिहासकार स्मिथ कहते हैं कि हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। तो भारत की जो वैज्ञानिक सीमा कौन सी थी, स्मिथ कहता है कि हिंदुकुश पर्वत क्या है, भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों के नाम दिए गए हैं। तो 5 प्रांतों के नाम बताए गए हैं। उत्तरापथ जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, तक्षशिला थी। अवंतरी मठ जिसकी राजधानी क्या है, उज्जैनी थी। कलिंग को हम तोसली के नाम से जानते हैं, तो कलिंग की राजधानी क्या है दोस्तों, तोसली थी। दक्षिणापथ की यदि बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, सुवर्णगिरी थी। और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की यदि बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र थी। सो दोस्तों हम जब देखते हैं कि जो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का काल या मौर्य साम्राज्य की यदि बात करें तो इसकी अलग अलग राजधानी थी। तो तक्षशिला राजधानी हमें देखने को मिलेगी, उज्जैनी राजधानी हमें देखने को मिलेगी, उत्तरापथ की राजधानी क्या है, हमें तक्षशिला देखने को मिलेगी। और अवंतरी मठ की राजधानी हमें उज्जैनी देखने को मिलेगी। कलिंग की राजधानी हमें तोसली देखने को मिलेगी। दक्षिणापथ की राजधानी हमें सुवर्णगिरी देखने को मिलेगी। और पूर्वी प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, हमें पाटलिपुत्र देखने को मिलेगी। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। तो दोस्तों क्या है, भाग और बलि क्या है, प्राचीन भारत में राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। तो अर्थशास्त्र कहता है कि जो राजा है समस्त भूमि का मालिक होता है। वह भूमि से उत्पादन का, जो भूमि से उत्पन्न उत्पादन का क्या है, एक भाग का अधिकारी होता है। मतलब सारी की सारी भूमि क्या है, राजा की है, लेकिन उस पर जो काम कर रहे हैं, जो लोग भी प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, उसमें से राजा का भी एक भाग है। इसे हम क्या है, भाग कर के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार बलि भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार से राजस्व का ही स्रोत थी। तो भाग और बलि क्या है, उस समय राजस्व के प्रमुख स्रोत हमें देखने को मिलेंगे। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का काम समाहर्ता करता था। सो दोस्तों समाहर्ता क्या है दोस्तों, राजस्व एकत्रित करने का काम समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक था या सीमावर्ती दुर्गों को देखभाल करने का काम किया करता था। और प्रदेष्टा क्या है, प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। तो प्रदेष्टा क्या है दोस्तों, कमिश्नरियों या विषयों का, विषय मतलब जिला, इनका प्रशासक था। साथ ही अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों का देखभाल करता था। और मंत्री परिषद में जो राजस्व एकत्रित करने की बात करें तो राजस्व एकत्रित करने का काम समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। पण्य अध्यक्ष दोस्तों वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। सूरा अध्यक्ष होता था। और सूरा अध्यक्ष या सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने का प्रधान या बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। गणिका अध्यक्ष की यदि बात करें तो गणिका अध्यक्ष मतलब जो वेश्याओं का अध्यक्ष या निरीक्षक होता था, उसे हम गणिका अध्यक्ष कहते थे। सीता अध्यक्ष की यदि बात करें तो दो राजकीय कृषि होती थी, राजकीय कृषि और राजकीय कृषि से संबंधित प्रबंधन का काम सीता अध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। अकारा अध्यक्ष खान से संबंधित था। तो अकारा अध्यक्ष की यदि बात करें तो अकारा अध्यक्ष खान से संबंधित व्यक्ति था। लक्षणा अध्यक्ष की यदि बात करें तो दोस्तों ये लक्षणा अध्यक्ष पूछा जा सकता है, छापे खाने से संबंधित अधिकारी था। फिर लोहा अध्यक्ष होता है। लोहा अध्यक्ष क्या है, धातु विभाग से संबंधित अध्यक्ष था। तो नवा अध्यक्ष मतलब नाव, हम देख सकते हैं कि नाव मतलब जहाज रानी, तो नवा अध्यक्ष मतलब जहाज रानी विभाग से संबंधित अध्यक्ष था। तो दोस्तों एक बार फिर से हम इनको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं।
हम बात करेंगे राजस्व एकत्रित करने वाले की। तो जो राजस्व एकत्रित करने का काम किसके द्वारा किया था? समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। तो राजस्व एकत्रित करने का काम समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल की यदि बात करें तो अंतपाल सीमा रक्षक होता था। पढ़ने अध्यक्ष क्या है? वाणिज्य अध्यक्ष होता था। वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था कौन? पढ़ने अध्यक्ष। सूरा अध्यक्ष या सुन्ना अध्यक्ष क्या होता था? बूचड़ खाने जहाँ पर जानवर कटते थे, सूना अध्यक्ष उसका निरीक्षक या अध्यक्ष होता था। गणिका अध्यक्ष की यदि बात करें तो गणिका अध्यक्ष जो वेश्याएं होती थी, जहाँ पर काम किया जाता था वेश्याओं के द्वारा, तो वेश्याओं का जो निरीक्षक कौन था? गणिका अध्यक्ष था। सीता अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो सीता अध्यक्ष क्या है? राजकीय कृषि से संबंधित व्यक्ति था। तो सीता अध्यक्ष क्या है? राजकीय कृषि से संबंधित था। अकारा अध्यक्ष की यदि बात करें तो अकारा अध्यक्ष क्या है? खानों से संबंधित, मतलब जितना भी उत्खनन का काम किया जाता था, माइंस का काम किया जाता था, अकारा अध्यक्ष के द्वारा उसकी देखरेख में किया जाता था। लक्षणा अध्यक्ष क्या है? लक्षणा अध्यक्ष क्या? छापे खाने से संबंधित था। और लोहा अध्यक्ष क्या? धातु विभाग से संबंधित अध्यक्ष था। और साथ ही अंतिम रूप में हम पढ़ रहे हैं नवा अध्यक्ष। तो नवा अध्यक्ष जहाजरानी विभाग से संबंधित था। दोस्तों एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद भी रिवाइज कर सकते हैं। ओके। अर्थशास्त्र में पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र कहता है कि यदि किसी पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी, यदि किसी पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, विवाह विच्छेद कर दिया है, तब वह क्या है दोस्तों? विवाह विच्छेद की अधिकारी है। तो परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्य काल में समाज में तलाक की प्रथा थी, मतलब एक व्यक्ति यदि अपने शादीशुदा जीवन से डिटैच होना चाहता है तो वहाँ पर हमें तलाक की व्यवस्था देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र के अनुसार बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती है। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि यदि कोई पति विदेश में रह रहा है लंबे समय तक और वापस ही नहीं आ रहा है, या पति के जो शरीर है उसमें किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया है जिसके कारण वह पत्नी के साथ रहने लायक नहीं है, तब क्या है वो पत्नी अपने पति का त्याग कर सकती थी। तो इसमें महिलाओं को थोड़ा सशक्त होने का हमें संकेत देखने को मिलता है। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी, मतलब यदि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है कोई पत्नी, तो यदि पत्नी व्यभिचारिणी होने पर या बांध्या होने पर जैसी दशाओं में पति का त्याग कर सकने का अधिकारी था। मतलब पति क्या छोड़ सकता था? यदि कोई पत्नी व्यभिचार कर रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, तो क्या है पति उस पत्नी को छोड़ सकता था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय फालन सत्रप कहा गया या फालन क्षत्रिय कहा गया है। तो मनु के द्वारा, मनु स्मृति में जो भी विदेश से आ रहा है, यदि कोई व्यक्ति विदेशी है, भारत का नागरिक नहीं, भारत का मूल नागरिक नहीं है, तो उस तरह के व्यक्तियों को यदि वह राजगद्दी पे बैठ रहा है या किसी प्रकार का रक्षक काम कर रहा है तो उसे हम फालन क्षत्रिय का दर्जा दिया गया है मनुस्मृति में। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो दोस्तों सारनाथ स्तंभ क्या है? अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। इसी स्तंभ के जो शीर्ष पर क्या हमें सिंह देखने को मिलेगा, जो कि शक्ति का प्रतीक है। इसकी प्रतिकृति को भारत सरकार ने क्या है अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया। तो जो सारनाथ का स्तंभ है दोस्तों, अशोक स्तंभ है, उसी को भारत सरकार ने अपने नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि जो मौर्य युगीन सभी स्तंभ, जितने भी स्तंभ बने हैं, सभी के सभी चुनार के बलुआ पत्थर से बने गए हैं। तो मौर्य युगीन सभी स्तंभ क्या हैं? चुनार के बलुआ पत्थर से हमें बने हुए देखने को मिलते हैं। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्या दोस्तों? स्थापत्य कला की दृष्टि से जो सांची का स्तूप है, तो सांची का स्तूप को क्या है? सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने? अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व है। भरहूत का स्तंभ सतना जिले में स्थित है। तो दोस्तों भरहूत का जो स्तंभ क्या है? सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरहूत के स्तंभों की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती स्तूप क्या दोस्तों? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो सांची और भरहूत का जो स्तंभ, सांची और भरहूत के जो स्तूप हैं दोस्तों, उसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। भरहूत का जो स्तंभ है दोस्तों कहाँ पर है? सतना में है। और सांची का स्तूप कहाँ है दोस्तों? रायसेन जिले में हमें देखने को मिलेगा। और अमरावती का जो स्तूप है दोस्तों आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हमें देखने को मिल रहा है। और ये कौन सी नदी की बात की जा रही है? इसमें कृष्णा नदी की बात की जा रही है। तो आंध्र प्रदेश का जो सांची स्तूप है क्या है? कृष्णा नदी के दाहिने तट पर हमें देखने को मिलेगा। इसकी खोज क्या है? कर्नल
कॉलिन ने की थी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ में एक हमें धार्मिक स्तूप देखने को मिलेगा जो कि गुप्त काल का स्तूप है। तो दोस्तों ये पूछ लिया जाएगा कि यदि जो सारनाथ का जो स्तूप है जिसका हम धार्मिक स्तूप के नाम से जानते हैं, तो धार्मिक स्तूप क्या है दोस्तों? गुप्तकालीन स्तूप हमें देखने को मिलेगा जो बिना आधार पर समतल भूमि पर बनाया गया है। सो दोस्तों जब हम देखते हैं कि जो स्तूप है, स्तूप में क्या है, एक रेलिक्स इस आधार बनाया जाता है, उसके ऊपर प्रदक्षिणा पथ होता है, फिर उसके ऊपर हर्मिका, इस तरह का अर्ध अंडाकार, उसके ऊपर एक हर्मिका बनी जाती है। तो दोस्तों जो बिना आधार का बना हुआ स्तूप है कौन सा? सारनाथ का धार्मिक स्तूप जो कि गुप्त काल का स्तूप हमें देखने को मिलेगा। बिहार के पटना जिले के समीप बुलंदी बाग और कुम्हरार में हमें खुदाई की गई और यहाँ से हमें मौर्य काल का जो लकड़ी का विशाल भवन के भवनावशेष मिले हैं। सो दोस्तों बिहार का जो पटना है जिसे हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, यहाँ पर हमें कुम्हरार और बुलंदी बाग से क्या जो मौर्य काल का जो विशाल भवन थे उस समय लकड़ी के बनाए जाते थे, तो लकड़ी के विशाल भवन के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को दिया जाता है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष हमें मिले हैं। तो बुलंदी बाग से क्या दोस्तों? नगर के परकोटे के अवशेष हमें मिले हैं। कुम्हरार से हमें राजप्रसाद मतलब दोस्तों राजप्रसाद को राजमहल ही कहते थे या बड़ा महल कहते थे, तो इसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या की थी, तो दोस्तों हमें नाम पता चल गया कि भैया जो अंतिम शासक है कौन है? मौर्य का बृहदत्त है। तो और बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग राजवंश की स्थापना की। तो अंतिम मौर्य शासक कौन है? बृहदत्त है। इसकी हत्या शुंग राजवंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की। सो दोस्तों बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग राजवंश की स्थापना की। कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया। सो दोस्तों हमने देखा कि सुदर्शन झील और गिरनार अभिलेख से हमें बांध बनाने का साक्ष्य भी मिला। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील की खुदाई करवाई। सो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है? सुदर्शन झील की खुदाई करवाई। अशोक ने ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में नहरें भी निकवाली है और शक क्षत्रप रुद्रदमन का जो जूना अभिलेख है, तो शक क्षत्रप है दोस्तों रुद्रदमन का गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख से हमें नहर और बांध बनवाने और सुदर्शन झील खुदवाने के साक्ष्य हमें पता चलते हैं। जूनागढ़ के शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत भी करवाई है। सो दोस्तों जूनागढ़ का शासक, इसका नाम है रुद्रदमन, जो कि शक शासक था, इसने क्या है? सुदर्शन झील की मरम्मत भी कराई है। सो दोस्तों अब हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए हैं जितने भी मौर्य काल से संबंधित थे। अब हम देखेंगे किस तरह से अलग अलग एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ को फ्रेम किया गया है और किस तरह से हमें हमारा मेंटल स्टेटस बना के रखना है इस टॉपिक से संबंधित। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया किसने किया था दोस्तों? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो क्या है दोस्तों? प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था जिसने अपना विस्तार क्या है दोस्तों? जिसके साम्राज्य का विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। इसकी सीमाएं ईरान से मिलती थी और साथ ही उसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकताबद्ध करने का काम भी किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो दोस्तों अब हमारा जो एमसीक्यू होगा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत रिपीट होंगी, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं देंगे एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन को पढ़ने पर। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है दोस्तों? तो 4 राजवंश दिए गए हैं, गुप्त, वर्धन, कुषाण। तो सबसे पहले क्या है? इन सभी में मौर्य क्या है? सबसे पहले आते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन देखने को मिलता है। सो दोस्तों विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस में हमें क्या है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन देखने को मिलता है। तो विशाखदत्त ने क्या मुद्रा राक्षस लिखी थी, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हमें जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को क्या है? नंदराज का पुत्र भी बताया गया है और मुद्रा राक्षस में भी बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त है वो कुलहीन व्यक्ति था।
यूनानी लेखक जस्टिन किसके द्वारा सेंड्रोकस कहा गया? तो दोस्तों यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा किसको सेंड्रोकोटस बोला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि सेंड्रोकोटस कहा गया है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है दोस्तों? एंड्रोकोटस कहा था। और विलियम जोन्स ने भी क्या है दोस्तों क्या कहा था? सेंड्रोकोटस की पहचान क्या किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने क्या है सेंड्रोकोटस की पहचान किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सेंड्रोकोटस शब्द का उपयोग किसने किया है? जस्टिस ने किया है। निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस और सिकंदर के महान की भेंट की उल्लेख किया? तो जस्टिन ने। जस्टिन ने क्या है दोस्तों? सिकंदर और सेंड्रोकोटस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का उल्लेख किया है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे तो किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। तो दोस्तों हम पूरा पता ही है हमें कि जो कौटिल्य है इन्होंने ही क्या चंद्रगुप्त मौर्य को नर्चर किया बचपन से लेकर उनकी घनानंद के साथ विजय के तक, और साथ में बाद में क्या है प्रधानमंत्री भी बने किसके? मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के। तो कौटिल्य के इतिहास में हमें विष्णुगुप्त और चाणक्य दो नाम हमें देखने को मिलते हैं कौटिल्य के। चंद्रगुप्त मौर्य का एक छत्र सम्राट बना कौन? चंद्रगुप्त मौर्य क्या है भारत का एक छत्र सम्राट भी बनता है। और कौटिल्य उस समय प्रधानमंत्री बनते हैं, महामंत्री बनते हैं और प्रधान पुरोहित का पद पर आसीन होते हैं। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर क्या अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की है। इसमें हमें सप्तांग सिद्धांत भी देखने को मिलेंगे। किसमें? अर्थशास्त्र में। चाणक्य ने अपने बचपन का नाम, चाणक्य के बचपन के नाम की बात किया तो उसे हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। सो दोस्तों विष्णुगुप्त और कौटिल्य और चाणक्य ये सब क्या है एक ही नाम हमें देखने को मिलेंगे। चाणक्य का अन्य नाम क्या था दोस्तों? तो विष्णुगुप्त था। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या है दोस्तों? हमें विष्णुगुप्त देखने को मिलेगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो दोस्तों कौटिल्य की विषय क्या पॉलिटी पर है, राजनीति शास्त्र पर। तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, तो मतलब शासन को किस तरह से चलाना है और किस तरह का अभ्यास रखना है हमें, उस पर आधारित हमें बुक देखने को मिलेगी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से हमें विदेश नीति को करना है, कि सप्तांग सिद्धांत जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र आदि की व्याख्या हमें देखने को मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? राजनीति शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। तो क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। सप्तांग सिद्धांत हमें देखने को मिलेगा। तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन था? मित्र था। तो राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल में दोनों में ही सहायता करते हैं। इसमें कौटिल्य ने दो प्रकार के दोस्तों की बात की। एक तो सहज मित्र होता है जो बिल्कुल हर समय आपकी सहायता के लिए तत्पर होता है। एक होता है कृत्रिम मित्र। कृत्रिम मित्र, सहज मित्र और कृत्रिम मित्र में क्या है श्रेष्ठ होता है? तो सहज मित्र क्या है? कृत्रिम मित्र से ज़्यादा सहज श्रेष्ठ होता है। तो दो प्रकार के मित्र की बात की तो एक कृत्रिम मित्र होता है और एक सहज मित्र होता है। जिस राजा के लोभी मित्र कामी और कायर होते हैं उसका विनाश अवश्य संभावी है। तो कौटिल्य कहते हैं कि यदि राजा का कोई ऐसा मित्र है जो लोभी है, कामी है, कायर है, तो उसका विनाश करना राजा का परम कर्तव्य होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक पॉलिसी, हमारी जो राजनीतिक नीतियाँ किस तरह की होंगी उस पर अधिक प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस की है? तो दोस्तों क्या है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना जो मैकियावेली ने प्रिंस पुस्तक लिखी थी उसके तुलना की गई है। किसके शासन काल में डमाइकस भारत आता था? तो दोस्तों डमाइकस क्या है दोस्तों? बिंदुसार के शासन काल में डमाइकस आता है। स्ट्रेबो कहता है कि जो सीरिया का शासक है जिसका नाम है एंटियोकस, इसने अपना एक राजदूत जिसका नाम है डमाइकस उसको बिंदुसार की राजसभा में भेजा। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। सो दोस्तों मेगास्थनीज कौन था? सिकंदर का राजदूत था। सॉरी सिकंदर का नहीं, उसके बाद जो आता है हेलिना जिसकी पुत्री थी उसके साथ विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य का। किसने? सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर का जो पुत्र सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और उसके बाद जो बिंदुसार आते हैं मौर्य चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के दरबार में कौन आते हैं? डमाइकस आते हैं। बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य काल में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों इस ग्रंथ का उल्लेख हमें बुद्ध घोष की समंत प्रसादिका में देखने को मिलता है।
बुद्ध घोष ने क्या समंत प्रसादिका की रचना की थी, यहाँ पर हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो बुद्ध घोष की समंत प्रसादिका नामक ग्रंथ से इस बात का उल्लेख हमें मिलता है कि मौर्य जो बिंदुसार का शासनकाल है उसके समय अशोक ने क्या है अवंती को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। उत्तरी अवंती दोस्तों, उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या है, महिष्मती हमें देखने को मिलेगी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था किससे, लकड़ी का। तो चंद्रगुप्त का जो महल है पाटलिपुत्र में क्या है दोस्तों, लकड़ी का बना हुआ एक महल हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, बुलंदी बाग और कुम्हराहार, ठीक है। किस प्राचीन नगर में के अवशेष कुम्हराहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। सो दोस्तों जो कुम्हराहार स्थल से क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का जो महल था पाटलिपुत्र से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। बुलंदी बाग का प्राचीन स्थान था। तो बुलंदी बाग क्या है, पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था जहाँ पर हमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद या लकड़ी के महल है वहाँ के साक्ष्य में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है दोस्तों, दक्कन की विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है दोस्तों, दक्कन की विजय प्राप्त की थी। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र का शासक पहली बार जीता। सो दोस्तों इसमें बताया गया है कि मालवा को भी जीता है, गुजरात को भी और महाराष्ट्र को भी। पहली बार किसने जीता, तो इसका आंसर आ गया चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि ये सब क्या है दोस्तों बाद के राजा हैं, ठीक है। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो किस अभिलेख से हमें इस बात का पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव क्या है पश्चिम भारत पर था। तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख से हमें इस बात का प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो 150 ईस्वी में रुद्र दमन ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करा है। इसमें अनर्थ और सौराष्ट्र मतलब गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो प्रांतीय राज्यपाल था पुष्यगुप्त ना, तो पुष्यगुप्त जो था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। इसने क्या है सिंचाई के लिए बांध का निर्माण कराया और सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो इससे हमें पता चलता है कि जूनागढ़ अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है और यही से पता चलता है कि मौर्यों का राज्य विस्तार क्या है पश्चिम की ओर भी देखने को मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में क्या था, गुजरात भी सम्मिलित था। इस बात का पता हमें चलता है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो गुजरात भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। इस बात का प्रमाण हमें कहाँ मिलेगा दोस्तों, रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वहाँ से हमें पता चलेगा। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर का सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था। तो अलेक्जेंडर ने क्या है सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था सेल्यूकस निकेटर को। उसको किस राजा ने हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और फिर सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलिना है जिसका नाम था, उसका विवाह किससे किया था, चंद्रगुप्त मौर्य से किया था चाणक्य के परामर्श के, चाणक्य की कूटनीति के अनुसार। और फिर सेल्यूकस निकेटर ने क्या है दोस्तों मेगस्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या है अपना राजदूत बनाकर भेजा था। सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया। सो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल ही टफ होते हैं। 305 ईस्वी में, 305 ईसा पूर्व में क्या है दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सो दोस्तों अब ये पूछा जा रहा है कि यह मानचित्र है किसके राजवंश का मानचित्र है। तो दोस्तों शुरुआत में क्या है ये पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्यों का साम्राज्य का मानचित्र हमें बताया गया। तो दोस्तों पहले इस तरह के क्वेश्चन आते थे किसमें, IAS प्री में। तो ये अशोक और उसके शासनकाल के अंतिम समय की बात की जा रही है कि जो अशोक का साम्राज्य था उसने बहुत बृहद क्षेत्र पर अपना साम्राज्य विस्तार किया था। तो उसके शासन की बात की जा रही है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणता, ठीक है, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी जिसे हम धम्म कहते हैं। तो दोस्तों इसका नाम है अशोक, ठीक है। मतलब ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह के हित को ध्यान में रखकर एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों किस तरह का धम्म था, एक व्यवहारिक धम्म था। व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया है जिसका पालन करना सभी के लिए बहुत आसान होगा। इसके अंदर धम्म में सदाचार का धर्म था, इसमें नैतिक नियम थे, मानवता के कल्याण की बात की गई थी, इसमें सहिष्णुता, उदारता और करुणता ये सभी आयाम
हमें देखने को मिलेंगे धब में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान यस, बिहार कलिंग था, लेकिन श्रीलंका क्या है दोस्तों, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हमें देखने को मिलेगा? तो दक्षिण भारतीय उल्लेख हमें दूसरा और 12वें अभिलेख में हमें देखने को मिलेगा। तो दूसरे अभिलेख में क्या है दोस्तों, हमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हमें देखने को मिलेगा। इसमें हमें अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में हमें चोल, पांड्य, सतीय पुत्र और केरल पुत्र और दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हमें देखने को मिलेगा। भारत का प्रथम हॉस्पिटल और औषधि बाग निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों किसने करवाया था? जो प्रथम हॉस्पिटल और औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी की जो उपाधि है, मतलब देवताओं का प्यारा, इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने, किसने, अशोक ने क्या है, बौद्ध मतावलंबी होते हुए हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। तो दोस्तों राज्याभिषेक हुआ और अभिलेखों में उसने क्या है, देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय, मतलब देवताओं का प्रिय बताया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि हिंदू धर्म के प्रति भी उनकी अडिग आस्था थी। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई? तो दोस्तों दीपवंश और महावंश ये दोनों बताते हैं कि जो अशोक का काल था उसके समय तृतीय बौद्ध संगति मोगली पुत्र तिस के अध्यक्षता में हुई। और कहाँ ये हुई? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो दोस्तों कहाँ की गई? पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा आयोजित की गई। मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो कौन कौन से शासक हमें हैं जो मौर्य में? तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, जैन से संबंधित थे, बिंदुसार भी जैन थे, लेकिन अशोक और दशरथ क्या है, दोनों हमें बौद्ध धर्म से संबंधित देखने को मिलेंगे। रज्जुक की बात की आ रही है कि जो मौर्य काल था, मौर्य काल में जो रज्जुक थे क्या है, शासन के अधिकारी थे, ठीक है, और न्याय और राजस्व के अधिकारी भी थे। तो एक बार एक्सप्लेनेशन फिर से पढ़ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख किया गया है। चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि मुझे रज्जुकों में पूर्ण विश्वास है, और ये भी कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चों को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, रज्जुकों के बारे में कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चों को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। तो ग्रामीण जनता की सुखों के लिए क्या है, रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति की यदि बात करें आज के जिला अधिकारी के अनुसार, जैसे आज डीएम और एसडीएम होते हैं, उसी प्रकार से क्या है दोस्तों हमें देखने को मिलेगा ये रज्जुकों की स्थिति, जिससे राजस्व और न्याय दोनों ही क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त था। तो दोस्तों रज्जुकों को राजस्व और न्याय दोनों ही क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त था। सार्थवा किसे कहते हैं? तो सार्थवा दोस्तों क्या है, व्यापारी, जो व्यापारिक श्रेणी है, फिर व्यापारिक काफिला है, उसका अध्यक्ष हमें देखने को मिलता है सार्थवा। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले कारवा को सार्थवा की संज्ञा दी गई है। इसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सा अधिकारी मौर्य शासन का भाग नहीं है? सो दोस्तों हमें युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक ये तीनों क्या है हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन अग्रहारिक हमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो युक्त क्या होते थे? जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। रज्जुक की बात की तो रज्जुक हमें अभी पढ़ा, ये क्या है, केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, जिन्हें राजुक कहते थे। इन्हें न्यायिक अधिकार भी प्राप्त होते थे। प्रादेशिक दोस्तों मंडल का प्रधान अधिकारी होता था, वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह होता था। सारनाथ स्तंभ किसने बनाया? तो दोस्तों सारनाथ स्तंभ हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसने किसने, सारनाथ का जो स्तंभ है अशोक ने बनवाया था। इसमें हमें सिंह की आकृतियां बनी है। सिंह की आकृति क्या है? शक्ति का प्रतीक है। भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में भी इसे स्वीकृत किया है। साथ ही मौर्य युगीन सभी स्तंभ क्या है? चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए गए। तो मौर्य युगीन सभी पत्थर क्या है? चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो सांची का जो स्तूप है जो कि अशोक ने बनवाया था, इसे सर्वश्रेष्ठ
स्तूप माना गया है। अमरावती का जो स्तूप है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर है। तो दोस्तों अमरावती का स्तूप कहाँ है? गुंटूर जिले में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हमें कृष्णा नदी के दाहिने तट पर देखने को मिलेगा। सारनाथ का जो धार्मिक स्तूप है दोस्तों गुप्तकालीन स्तूप है जो बिना आधार समतल भूमि पर बनाया गया है। तो सारनाथ का धार्मिक स्तूप क्या है? गुप्त काल में बनाया गया स्तूप है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों सांची का नाम काकनाम था। ठीक है, तो काकनाम क्या है? सांची का प्राचीन नाम हमें देखने को मिलेगा। तो विश्व प्रसिद्ध सांची क्या है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप है। यह पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। इस कारण इसे महावंश में चेतीय स्तूप का दूसरा नाम गिरि भी कहा गया है। तो इस सदी के गुप्त लेख में इसका नाम काकानाम या काकनाथ महाविहार था। सो दोस्तों गुप्त काल में एक लेख मिलता है जिसमें हमें सांची का नाम काकानाम या काकानाथ महाविहार हमें देखने को मिलता है। स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था और जैसे शुंग काल में अर्धवृत्ताकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया। सो दोस्तों जो स्तूप का निर्माण कराया था मौर्य काल में अशोक ने, उसमें क्या है? चारों तरफ अर्धवृत्ताकार रेलिक्स लगवाने का जो काम किसने किया था? शुंग काल में किया गया था, पुष्यमित्र शुंग के समय। तो सूची 1 को सूची 2 से पुष्यमित्र शुंग के बाद में जो अधिकारी आते हैं उत्तराधिकारी, उन्होंने काम किया था। अब बात करेंगे कुछ जिलों की, कुछ नगरों की और उन्हें स्मारक की। तो कौशाम्बी में हमें देखने को मिलेगा घोषित राम मठ। तो कौशाम्बी में हमें घोषित राम मठ देखने को मिलेगा। कुशीनगर में हमें राणाभर स्तूप देखने को मिलेगा। सारनाथ में हमें धामेक स्तूप देखने को मिलेगा जो कि गुप्त काल से संबंधित है। और श्रावस्ती में हमें साहित महेत स्तूप देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से। कौशाम्बी में हमें घोषित राम मठ देखने को मिलेगा। कुशीनगर में राणाभर स्तूप देखने को मिलेगा। सारनाथ में हमें धामेक स्तूप देखने को मिलेगा। श्रावस्ती में हमें साहित महेत स्तूप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो श्रावस्ती में साहित महेत स्तूप, सारनाथ में हमें धामेक स्तूप, कुशीनगर में हमें सारनाथ स्तूप हमें, और घोषित राम मठ में हमें कौशाम्बी में हमें घोषित राम मठ देखने को मिलेगा। यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उनका सही क्रम बताना है। तो गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती। सो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन क्या है? हमेशा ही टफ क्वेश्चन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है तो उसमें छोड़ना ही बेस्ट होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अभिलेखी साक्ष्यों के अनुसार बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और बिहार यात्राएं क्या है? रोक दी। उसके बाद क्या है? महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र होते हुए स्थानों का राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद वे गए कहाँ हैं? बोध गया में गए। फिर रुम्मनदेही में एक अभिलेख है, वहाँ से हमें रुम्मनदेही गया में है, वहाँ से हमें उनकी पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो विंसेंट आर्थर एक इतिहासकार है जिनका नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन लेजेंड ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम से वर्णन किया है। तो कहाँ कहाँ की शुरुआत में उन्होंने लुम्बिनी गए, फिर कपिलवस्तु गए, फिर बोध गया गए, सारनाथ गए, कुशीनगर गए और श्रावस्ती गए। सो दोस्तों हमें इतना तो पता होना चाहिए कि लुम्बिनी भी गए हैं, कपिलवस्तु भी गए, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, बोध गया। तो सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, इन सभी स्थानों पर अशोक ने क्या यात्राएं की, लेकिन इनका क्रम हम याद नहीं रख सकते। अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। तो दोस्तों हमने पढ़ चुके हैं जो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। और जो लिपि है दोस्तों हमें कौन सी? ब्राह्मी लिपि देखने को मिलेगी। लेकिन जो मानसहरा और शाहबाजगढ़ी अभिलेख में हमें क्या है? खरोष्ठी लिपि देखने को मिलेगी। साथ ही तक्षशिला से जो अभिलेख प्राप्त हुए वहाँ से हमें क्या है? अरेमाइक लिपि भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो शाहबाजगढ़ी और मानसहरा क्या है? यहाँ से हमें खरोष्ठी लिपि में अभिलेख मिलेंगे। लेकिन जो कलसी अभिलेख हुआ, गिरनार अभिलेख, धोली अभिलेख, जौगढ़ अभिलेख, एररगुड़ी अभिलेख और सोपारा अभिलेख, इन सभी में हमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का उपयोग हमें देखने को मिलेगा। और तक्षशिला के कुछ अभिलेख है जहाँ से हमें अरेमाइक लिपि के भी साक्ष्य देखने को मिलेंगे।
निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो दोस्तों शाहबाजगढ़ी क्या है दोस्तों? शाहबाजगढ़ी अभिलेख क्या है दोस्तों? खरोष्टी लिपि में हमें देखने को मिलेगा। पत्थर पर प्राचीन शिलालेख किस भाषा में है? तो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख हमें मौर्यकाल के देखने को मिलेंगे और ये शिलालेख क्या है? प्राकृत भाषा में देखने को मिलेगा और लिपि हमें ब्राह्मी लिपि देखने को मिलेगी। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया? तो पत्थर की जो पट्टिका है, मतलब शिलालेख की बात की जा रही है दोस्तों। तो ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले जो उत्कीर्णन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? शिलालेखों पर देखने को मिलेगा। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का काम किया। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का सबसे पहला काम किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने किया। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो फिर सेम क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेप ने क्या है? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का काम किया है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सेम क्वेश्चन रिपीट, जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राज आदेशों का सबसे पहले विकुटन मतलब डिसाइफर या डिकोड किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। तो दोस्तों देखा हमने किस तरह से जेम्स प्रिंसेप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया, क्योंकि इसी के समय इतिहास ने एक नई मोड़ ले ली। इतिहास लेखन में, भारतीय इतिहास लेखन में एक नया अध्याय शुरू हो गया, क्योंकि दोस्तों उससे पहले अशोक कौन है, क्या है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब सेंड्रोकोटस के रूप में अशोक का नाम आया तब अशोक के पूरा इतिहास लेखन किया गया। चंद्रगुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिमी सीमा में अशोक का शिलालेख मिला, जिससे हमें खरोष्टी लिपि की जानकारी मिलती है। सो दोस्तों शाहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख, ये दो अभिलेख क्या हैं दोस्तों? खरोष्टी लिपि में हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि शाहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख क्या है? खरोष्टी लिपि में हमें देखने को मिलेगा। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है हमें। तो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता हमें अनुराधापुर से पता चलता है, जो कि श्रीलंका में स्थित एक स्थल है। ठीक है, तो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता हमें श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से पता चलता है। कुछ और स्थानों से हमें अभिलेखों का पता चलता है, जैसे पीपरहवा, सहगोरा और महास्थान। यहाँ से भी हमें ब्राह्मी लिपि का पता चला है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दोस्तों दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली जो लिपि थी वो क्या थी? खरोष्टी लिपि थी। खरोष्टी लिपि क्या है दोस्तों? दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली एक लिपि थी। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाहिने और दाएं से बाएं खरोष्टी लिपि? अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख हुआ, तो दोस्तों अशोक का शिलालेखों में जो नाम उल्लेख है वह क्या है? प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी। और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से संबोधित किया गया है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों अशोक क्या है? प्रियदर्शी या प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में है? तो अशोक। हमें गलत पता करना है कि अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में क्या गलत है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, यस ये बिल्कुल सही बात है, हमें पॉलिश देखने को मिलेगी। ये अखंड है, यस दोस्तों, मतलब एक ही पत्थर पर बने गए हैं, ऐसा नहीं कि इतना भाग अलग, इतना भाग अलग, इतना भाग अलग, फिर इनको जोड़ के बनाए। तो दोस्तों एक ही शिलालेख पर हैं, पॉलिशदार भी हैं, स्तंभों को शेफ्ट शुंडाकार है। तो यस दोस्तों इनका जो शेफ्ट का है इस तरह से बने हुए हैं कि शुरुआत में चौड़े हैं और उसके बाद धीरे धीरे पतले होते गए हैं, और उसके ऊपर सिंह वगैरह कुछ की भी आकृति हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर पूरा पॉलिश बनाया गया, पॉलिश करके उसके ऊपर उत्कीर्णन किया गया है। तो ये स्थापत्य संरचना के भाग है। तो दोस्तों ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, क्योंकि ये खुले आसमान में एक अलग से स्थापित किए गए स्तंभ हैं। तो ये पृथक रचना है, यस पृथक रचनाएं हैं स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख के अनुसार अशोक के प्रस्तर रूपचित्र राण्यव अशोक या राजा अशोक लिखित है? तो कंगन हाली अभिलेख में दोस्तों, कंगन हाली जो स्कल्पचर है या शिलालेख है उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो अशोक का नाम क्या है? राण्यव अशोक के रूप में उल्लिखित है। और ये यूपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कर्नाटक के कुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे बौद्ध स्तूप है। सो दोस्तों कर्नाटक में क्या है? गुलबर्गा जिला है, भीमा नदी है, उसके किनारे कंगन हाली है। तो कंगन हल्ली
उसके अंदर बौद्ध स्तूप है, तो वहाँ पर हमें रणदेव अशोक या राजा अशोक का चित्र उत्कीर्णन हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहाली में बुद्ध स्तूप है, जहाँ पर अशोक का रानी के साथ प्रस्तर चित्र मतलब पत्थर पर एक चित्र उत्कीर्णन है जिस पर लिखा गया है रणदेव अशोक। ठीक है, रणदेव अशोक लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो गुर्जरा, मास्की, इन अभिलेखों में क्या है दोस्तों? एररगुट्टी, ये कुछ ऐसे अभिलेख है जहाँ पर अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक उल्लिखित है। अशोक का इतिहास हमें क्या है उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है, जैसे हम मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेट्टूर अभिलेख और एररगुट्टी बोल दिया था, उड़ेगोलम। उड़ेगोलम, नेत्तूर और गुर्जरा अभिलेख। एक बार फिर से हम रट लेते हैं दोस्तों कि किस किस अभिलेख में क्या है हमें उसका रियल नाम यूज़ किया गया है। तो मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, उड़ेगोलम अभिलेख, नेत्तूर अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख, मास्की अभिलेख, ये 4 अभिलेख ऐसे हैं दोस्तों, यहाँ से हमें क्या है उसका अशोक नाम हमें देखने को मिलता है। तो मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उड़ेगोलम अशोक नाम उल्लिखित है। तो मास्की का लघु शिलालेख, तो मास्की का लघु शिलालेख में हमें अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लिखित है? तो गुर्जरा अभिलेख, उड़ेगोलम अभिलेख, मास्की अभिलेख। ठीक है, अशोक का रुम्मनदई स्तंभ संबंधित है तो बुद्ध के जन्म। तो दोस्तों रुम्मनदई का जो जन्म कहाँ है, बुद्ध का जन्म क्या है से संबंधित जो अभिलेख है वह क्या है? अशोक का जो रुम्मनदई स्तंभ है वहाँ से हमें प्राप्त है, क्योंकि दोस्तों जो रुम्मनदई अभिलेख कहाँ है? लुम्बिनी में स्थित है और महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वह भी कहाँ है? लुम्बिनी में हुआ था। और यहाँ पर जब अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की तो जो बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण क्या है, लुम्बिनी गांव का जो भोग कर था उसे माफ़ कर दिया और साथ ही जो राजस्व था उसे घटाकर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। गुर्जरा लघु शिलालेख, तो गुर्जरा शिलालेख में क्या है, ये कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। तो जो गुर्जरा लघु शिलालेख है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में हमें देखने को मिलता है। तो गुर्जरा लघु शिलालेख हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो दोस्तों केवल एक ही स्तंभ है जिसमें अशोक ने क्या स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो वह है भाब्रू अभिलेख या बेराट अभिलेख। ठीक है, तो भाब्रू या बेराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। साथ ही इसी अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी भी मिलती है कि जो अशोक है बौद्ध धर्मावलंबी है। कलसी अभिलेख क्या है दोस्तों? कलसी अभिलेख अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। कलसी अभिलेख कलसी कहाँ है दोस्तों? तो कलसी अभिलेख ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कलसी अभिलेख कहाँ है, तो कलसी अभिलेख उत्तराखंड के देहरादून में है। तो कलसी अभिलेख उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक के शिलालेख मिला है। कलसी एक महत्व, इसलिए कलसी का ऐतिहासिक महत्व भी हमें देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में अशोक का जो शिलालेख है वह कहाँ से मिला था दोस्तों? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया है उत्तराखंड पीएससी में कि कलसी अभिलेख कहाँ है, उत्तराखंड में हमें देखने को मिलेगा। देहरादून, उत्तराखंड के जो देहरादून है वहाँ पर हमें कलसी अभिलेख देखने को मिलेगा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलेगा? तो 13वें शिलालेख में हमें दोस्तों मिलेगा। ये 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलेगा। तो अशोक के राज्यकाल की जो पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध होती है और इसमें अशोक ने विजय भी प्राप्त की। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में हमें साक्ष्य भी मिलते हैं। इस घटना के कारण क्या है दोस्तों, उसे अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया और उसके बाद उन्होंने क्या है, अहिंसा का मार्ग अपनाया। कलिंग युद्ध का विवरण हमें 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। सो दोस्तों कलिंग युद्ध का विवरण क्या दोस्तों, अभी हमने पीछे पढ़ा, 13वें शिलालेख से हमें प्राप्त होता है। अशोक के निम्न में से कौन से अभिलेखों में पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता की बात की? तो धार्मिक सहिष्णुता दोस्तों 12वें शिलालेख में क्या दोस्तों, धार्मिक सहिष्णुता की बात हमें देखने को मिली है। अशोक का जो दीर्घ शिलालेख नंबर 12 है उसमें सभी संप्रदायों के सार वृद्धि की बात की गई है, धार्मिक सहिष्णुता को पालन करने की बात की गई है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? तो दोस्तों
अभिलेखों के माध्यम से परामर्श देने के बाद की गई कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय का महिमा मंडित करता, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो अपने संप्रदाय का महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, मतलब अपने ही संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अब क्या है, अपने ही संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। सो दोस्तों उस समय देखो कितनी बड़ी बात बोलती है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति अपने धर्म की खूब ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है और दूसरे धर्म की निंदा कर रहा है, तो वह अंतिम रूप से अपने ही धर्म को क्षति पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी भाई साहब अशोक ने। ठीक है, अशोक के जो प्रमुख अभिलेख हैं उसमें संगम राज्य के वंशों की बात की तो दोस्तों दूसरा और 13वां शिला अभिलेख है। जो दूसरा और 13वां शिला अभिलेख है दोस्तों, उसमें हमें क्या है, संगम राजाओं की जानकारी देखने को मिलेगी। तो दूसरा अभिलेख और 13वां अभिलेख, इसके अंदर हमें चोलों की जानकारी मिलेगी, पांड्यों की जानकारी मिलेगी, सत्यपुत्र की जानकारी मिलेगी, केरलपुत्र की जानकारी मिलेगी, साथ ही हमें श्रीलंका, जिसे हम ताम्रपर्णी भी कहते थे, उसकी जानकारी हमें मिलेगी। तो दूसरे और 13वें शिलालेख में हमें कलिंग के युद्ध की जानकारी भी मिल रही है, और 13वें में तो कलिंग के युद्ध की जानकारी मिल रही है। 12वें में हमें क्या है दोस्तों, धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी मिल रही है दूसरे अभिलेख में, और 13वें अभिलेख से हमें संगम काल के जो राजा हैं और श्रीलंका के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। संगम काल मतलब चोल, पांड्या, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र की जानकारी हमें देखने को मिल रही है। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक ने किया है? सो दोस्तों किसका उल्लेख नहीं किया है? तो आंसर हमें बताना है कि यस, चोल का अभी हमने देखा, पांड्य का और सत्यपुत्र, लेकिन सातवाहन का उल्लेख हमें अशोक के अभिलेखों में नहीं देखने को मिलता है। टालमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? सो दोस्तों टालमी कहाँ था? मिस्र का राजा था। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा कहाँ का था? सो तुर्मय राजा कहाँ का था? मिस्र का राजा था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों से सीरिया तथा मिस्र के राजनयिक संबंध थे? सो दोस्तों इनमें पूछा गया है कि सबसे प्राचीन समय तो चोल, गुप्त, पल्लव। तो पल्लव और चोल तो हो ही नहीं सकते दोस्तों, गुप्त में डाउट हो सकता था, लेकिन पहली बात पूछी गई थी शुरुआत क्या मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य गुप्त साम्राज्य से पहले था, इसलिए इसका आंसर हम मौर्य लगाएंगे। तो मौर्यों के जो सीरिया और मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या? तो दोस्तों अशोक का जो धर्म है उसका मूल संदेश था राजा के प्रति वफादारी रखना, यश, शांति एवं अहिंसा, यश, बड़ों का सम्मान करना और धार्मिक सहनशीलता, ये सभी के सभी हमें देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सो दोस्तों आंसर इसका ई है। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं दोस्तों बिहार पीएससी और छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा। तो ये ई क्वेश्चन, ई वाला जो ऑप्शन किसके द्वारा दिया जाता है? बीपीएससी और छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता थी। क्या दोस्तों? एक प्रकार की इथिकल कंडक्ट था। ठीक है, इसके अनुसार इथिकल कोड था, एक नैतिक संहिता थी। इसमें क्या होता था? अपने दूसरे और सातवें शिलालेख, कौन से? दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश दिया कि दया करें, आप सिनवे बहुकियाने दया दाने सोचे सचे सोचे मादिये साधे च। इसका मतलब होता है कम से कम आपको पाप करना है, अधिक से अधिक कल्याण करना है, दान दया का व्यवहार अपने व्यक्तित्व में लाना है, सत्य बोलना है, पवित्रता से रहना है, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखनी है। तो ये सब की बात की गई है नैतिक संहिता में, अशोक के धम्म में। निम्न में से किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि की रोक लगाई गई है? तो 5वें अभिलेख में क्या है दोस्तों? पशु बलियों पर रोक लगाने का काम किया गया है 5वें अभिलेख में। ओके, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय अभिलेख में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश देता है? तो दोस्तों सहगोरा अभिलेख। तो सहगोरा ताम्रपत्र में यदि देश में यदि खाद्यान्न संकट है तो उसका आदेश हमें कहाँ देखने को मिलेगा? सहगोरा ताम्रपत्र। सहगोरा ताम्रपत्र में इस बात का आदेश दिया गया है कि जब राज्य में खाद्यान्न संकट होगा तो इस खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, ये हमें पता चलता है कहाँ से? सहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख से। तो गोरखपुर जिले से प्राप्त सहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और
बोगरा जिले बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख से हमें अशोक का जो प्राकृत भाषा में अभिलेख मिले हैं उस जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, अकाल के समय किस तरह के राहत कार्य किए जाएंगे उसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, असरसन और रीजिंग वाला क्वेश्चन है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। यस। कलिंग दक्षिण भारत को जोड़ने वाले समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। यस। तो ये बात दोस्तों सही है कि अशोक का जो साम्राज्य था यहाँ तक तो था, लेकिन जो कलिंग युद्ध के कारण अब जो अशोक क्या है समुद्री मार्ग से भी जुड़ जाता। तो ये दोनों असरसन एंड रीजनिंग दोनों ही क्या है सही है। अगला क्वेश्चन भी सेम असरसन रीजनिंग का ही है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूदान नहीं दिया। तो ये बात सही है दोस्तों कि जो मौर्यकालीन शासक है उन्होंने धर्म के आधार पर भूमि दान नहीं दिया, क्योंकि ये व्यवस्था किसकी थी, गुप्तों की व्यवस्था थी। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया। सो दोस्तों ये बात भी क्या है, भूमि अनुदान के विरुद्ध क्या है कृषकों ने विरोध किया। तो ये बात बिल्कुल क्या है हमें सही देखने को, गलत देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये सही है कि नहीं दिया, तो ये बात सही है, लेकिन कृषकों ने विरोध किया ये गलत है, क्योंकि भूमि अनुदान की प्रथा ही नहीं थी। तो आर गलत है, ए सही है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं दोस्तों। सेलुकस निकेटर का के द्वारा राजदूत बनाकर भेजा गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और मेगस्थनीज ने क्या है इंडिका नाम की पुस्तकें भी लिखी थी। सेम क्वेश्चन रिपीटेड। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? दोस्तों किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मौर्य जो समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया किसने? मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इस बात की ओर संकेत दिया कि जो मौर्यकालीन समाज था क्या है 7 वर्गों में विभाजित था। सो दोस्तों इंडिका में मेगस्थनीज ने बताया है कि कौन कौन से दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद, ये सब क्या हैं उस समय के 7 विभाजित समाज था। दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख क्या है नहीं किया है मेगस्थनीज ने। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही कोई जाति से बाहर अपना प्रोफेशन या अपना पेशा अपना सकता था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? तो हमने अभी पढ़ा 7 श्रेणियों में बांटा। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा नहीं थी? तो इंडिका में बताया गया है कि दास प्रथा नहीं थी। मौर्य समाज का विभाजन कितने 7 भागों में? मेगस्थनीज इंडिका। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या टैक्स चोरी करने के लिए क्या दंड मिलता था? सो दोस्तों इंडिका के अनुसार यदि आप टैक्स नहीं चुकाओगे तो सीधा मृत्युदंड मिलता था यदि आप टैक्स नहीं चुकाओगे। तो मेगस्थनीज की पुस्तिका इंडिका में पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का वर्णन मिलता है। इंडिका में बताया गया है कि जो पाटलिपुत्र नगर है उसका प्रशासन समितियों के माध्यम से किया जाता था। 6 समितियाँ थी, टोटल 30 सदस्य थे। 6वीं समिति क्या है बिक्री कर जो सेल्स टैक्स है उसको वसूलती थी। यदि आप करों की चोरी करोगे तो आपको सीधा मृत्युदंड दिया जाएगा। इसका उल्लेख कहाँ इंडिका में हमें देखने को मिलता है? तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन वर्णित थे उसका नाम है इंडिका। सेम क्वेश्चन रिपीटेड, सेम क्वेश्चन रिपीटेड, रिपीटेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीटेड, सेम क्वेश्चन रिपीटेड। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से संबंधित था? सो दोस्तों हम देखते हैं कि जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किया जाता था। तो उस समय भी क्या है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किया जाता था। मौर्य काल नगर का प्रशासन नगर पालिका के द्वारा किया जाता था। इसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य होता था। मेगस्थनीज ने समितियों की चर्चा की है। तीसरी समिति क्या है दोस्तों? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। तो तीसरी समिति क्या है दोस्तों? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी इंडिका के अनुसार। मौर्य राजाओं के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि संस्कृति, कला और साहित्य इनसे संबंधित इन्होंने इसका विकास किया। यस, प्रांतीय विभाजन किया और हिंदू को तक साम्राज्य था। सोने के सिक्के दोस्तों गलत है। सोने के सिक्के गुप्तों मौर्यों ने नहीं चलाए हैं, कुषाणों ने और फिर गुप्तों ने सोने के सिक्के चलाए हैं। भाग एवं बलि क्या थे दोस्तों? तो भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। भाग एवं बलि क्या है? राजस्व के स्रोत थे। भाग एवं बलि क्या है? अर्थशास्त्र में ज्ञात होता है कि राजा पूरी भूमि का स्वामी होता था और भाग एवं बलि के रूप में राजस्व का एकत्रण करता था। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था,
ठीक है। तो भूमि से संबंधित अधिकारी कौन था? तो सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष क्या दोस्तों? भूमि से संबंधित एक अधिकारी हमें देखने को मिलेगा। तो सीता अध्यक्ष क्या दोस्तों? कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था और भूमि कर वसूलने का काम करता था। लेकिन एग्रोनोमोई या अग्रोनोमोई क्या है? जिले का अधिकारी होता था। शुल्क अध्यक्ष क्या दोस्तों? विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और व्यापार पर वसूल करता था। तो शुल्क अध्यक्ष, इसे हम शुल्क अध्यक्ष कहते हैं। ये व्यापार एवं व्यवसाय पर कर वसूल करता था। अकरा अध्यक्ष दोस्तों खानों से संबंधित एक अधिकारी था। अकरा अध्यक्ष क्या दोस्तों? एक खानों से संबंधित अधिकारी था। मौर्य काल में सीता संबंधित है, तो राजकीय भूमि से संबंधित है सीता। तो इसका अध्यक्ष कौन था? सीता अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को समाहर्ता कहते थे। तो दोस्तों समाहर्ता क्या है दोस्तों? राजस्व इकट्ठे करने वाले व्यक्ति को कहते थे। अंतपाल सीमा या दुर्गों की रक्षा करने वाले व्यक्ति को कहते थे। और प्रतिष्ठा क्या है दोस्तों? प्रतिष्ठा क्या है? विषय का अधिकारी होता था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युग में तोल माप का अधिकारी होता था? तो दोस्तों पेतवा अध्यक्ष। तो पोतवा अध्यक्ष क्या है दोस्तों? मापतोल अधिकारी, मापतोल से संबंधित अधिकारी होता था। पण्य अध्यक्ष दोस्तों वाणिज्य विभाग से संबंधित अधिकारी होता था। पण्य अध्यक्ष क्या दोस्तों? वाणिज्य अधिकारी, वाणिज्य विभाग से संबंधित अधिकारी होता था। और सूना अध्यक्ष या शूना अध्यक्ष क्या होता था? बूचड़ खाने से संबंधित प्रभारी अधिकारी होता था। और मापतोल से संबंधित अधिकारी पोतवा अध्यक्ष होता था। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी क्या होता था? मार्ग निर्माण का काम करवा सकता था। यस दोस्तों, एग्रोनोमोई क्या है? मार्ग निर्माण का अधिकारी करवा सकता था। तो दोस्तों एक प्रकार का जिला अधिकारी होता था एग्रोनोमोई। ये काम राजस्व इकट्ठा करता, सिंचाई का काम करवाना, न्यायिक प्रशासन को भी देखना, भूमि की माप करवाना, सड़कों का काम करवाना, स्टेडियम के लिए पत्थर बनवाना, सड़कों का रखरखाव करवाना। तो एक प्रकार से जो आज का डीएम और एसडीएम के रूप में कौन था? एग्रोनोमोई या अग्रोनोमोई अधिकारी। ठीक है। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन के द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। सो दोस्तों ये थोड़ा सा एक बार से पढ़ते हैं। पंकोदक सन्निरोधे, पंकोदक सन्निरोधे। तो दोस्तों पंख मतलब कीचड़ होता है, और जब हम पंकज के बारे में पढ़ेंगे, पंकज मतलब कमल होता है जो कीचड़ में खिलता है। तो इसी तरीके से हम देखना होगा कि जो सड़क के किनारे कीचड़ फैलाने वाले पर एक लिया जाने वाला जुर्माना है। तो पंकोदक सन्निरोधे, यदि आप की सड़क पर कीचड़ फैलाओगे तो उसके लिए आपको जुर्माना देना होगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तो दोस्तों मौर्य काल में क्या है? प्रसिद्ध केंद्र शिक्षा का तक्षशिला हमें देखने को मिलता है। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की यदि बात करें तो नालंदा क्या है? बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार गुप्त काल में बनवाया गया, और यह विश्वविद्यालय लगभग 1 मील दूरी पे था। ठीक है। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो दोस्तों हमें 3 देखने को मिल गया, एक तो वैशाली, नालंदा और तक्षशिला। कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से न्यायालय अस्तित्व में थे। तो दोस्तों हमने पीछे पढ़ा है कि जो मौर्य काल में जो न्यायालय थे वो क्या? धर्मस्थयी और कंटक शोधन थे। इसको हम दीवानी न्यायालय कहेंगे और इसे हम फौजदारी न्यायालय कहेंगे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका काम था? मागध का। तो दोस्तों मागध एक ऐसा व्यक्ति होता था जो क्या है? इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ याद कर लेते थे और फिर लोगों को सुनाते थे। तो इसे हम कहते हैं मागध। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से स्वचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? सो दोस्तों ग्राम पंचायतों या स्थानीय स्वशासन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम द्रविड़ और द्रविड़ में भी हम चोल की बात करते हैं। तो चोल राजाओं ने क्या है? स्थानीय प्रशासन की नींव रखी थी। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति? तो दोस्तों अर्थशास्त्र कहता है कि आप विवाह विच्छेद कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट नोट्स में पढ़ चुके हैं पहले ही। निम्नलिखित में से किसे पुनर्विवाह वर्जित है? तो दोस्तों मनुस्मृति बोलती है कि भैया आप पुनर्विवाह नहीं कर सकते। किसके लिए? लड़कियों के लिए। यदि आप विधवा हो गई हैं तो विधवा स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर सकती।
विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? सो दोस्तों वात्र क्षत्रियों फालन क्षत्रिय का जो दर्जा दिया गया था मनु ने विदेशी भारतीयों को। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए हैं तो उनका क्रम बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि फाहियान, इत्सिंग, मेगस्थनीज और हेनसांग। सो दोस्तों जब हम बात करते हैं तो मौर्य काल में क्या मेगस्थनीज थे, फाहियान कनिष्क या कुषाण काल में आया था और इत्सिंग क्या दोस्तों हमें सबको पता होना चाहिए कि इत्सिंग क्या सबसे आखिरी में आने वाला व्यक्ति था। तो यदि हमें ये पता चल जाए सबसे पहले मेगस्थनीज आएंगे और सबसे लास्ट में क्या इत्सिंग आएंगे, तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना जहाँ पहले 3 हो और लास्ट में 2 हो। तो 3 और 2 यही वाला विकल्प हमें देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों हमने देख लिया कि सबसे पहले मेगस्थनीज आ रहे हैं, फिर फाहियान आएंगे और फिर हेनसांग आएंगे और लास्ट में इत्सिंग आएगा। ओके, तो इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक का उपयोग करके हम हमारे राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के समय मेगस्थनीज नामक राजदूत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, उसने इंडिका नाम की पुस्तक भी लिखी थी और पाटलिपुत्र में किस तरह से प्रशासन चलाया जा रहा है उसका हमें विवरण प्रस्तुत किया। चीनी यात्री फाहियान क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, जो कि गुप्त काल जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो दोस्तों फाहियान क्या है गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया है। फिर हम बात करेंगे हेनसांग की। तो हेनसांग क्या है हर्षवर्धन के काल में आएगा। सॉरी कनिष्क बोल दिया था, हर्ष या बोलना था। तो हर्ष के समय कौन आता है? हेनसांग आता है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आता है। तो दोस्तों सबसे आखिरी में आता है इत्सिंग। सो चंद्रगुप्त को दोस्तों क्या चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस बोला गया है, बिंदुसार को अमित्रघात बोला गया है, अशोक को पियदस्सी बोला गया है और चाणक्य को विष्णुगुप्त बोला गया है। सो दोस्तों किस व्यक्ति को क्या नाम से संबोधित किया गया इसका हमें मिलान करना था। सो दोस्तों हमें सबको पता था, अशोक का तो पता ही रहता है कि पियदस्सी है, चाणक्य का भी पता रहता है कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य है, चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस और बिंदुसार अमित्रघात। मौर्य सम्राट अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा दोस्तों? बृहदत्त। बृहदत्त क्या है दोस्तों? सबसे अंतिम मौर्य सम्राट था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग इसके सेनापति ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यस बिल्कुल सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और उसे राज सिंहासन हत्या लिया और कण्व वंश की स्थापना की थी। यस दोस्तों शुंग वंश का जो राजा था उसका नाम देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम राजा क्या है? देवभूति था। उसकी हत्या ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने की थी और कण्व राजवंश की स्थापना की। यस आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित कर दिया। तो आंध्र की हम बात करेंगे दोस्तों, आंध्र सातवाहन की। तो इन्होंने क्या है कण्व वंश की अंतिम शासक की हत्या की। तो यस तीनों के तीनों क्या है दोस्तों हमें सही देखने को मिलेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते थे सन 2000, 2003, 2005 के समय। तो अंतिम कण्व शासक सुशर्मा ने आंध्र जाति सिमुक या सिंधुक द्वारा मार डाला गया। ईसवी सन के पूर्व में कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित शासकों में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था। तो दोस्तों जो गिरनार अभिलेख है उसमें हमें जल संसाधन की व्यवस्था का ज्ञान मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ये दोनों ने ही क्या है दोस्तों जल संसाधन का बात कराया था। तो दोस्तों महापद्मनंद ये तो एक हमारा जो नंबर 1 वाला जो विकल्प है वो तो हमेशा गलत होगा। तो एक जहाँ भी हमें उसे डिलीट कर सकते हैं, तो एक यहाँ पर तो उसे डिलीट कर सकते हैं। और रुद्र दमन क्या है दोस्तों? रुद्र दमन का गिरनार अभिलेख है, इसने जल संसाधन के लिए काम नहीं किया, लेकिन इसका जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और इनके द्वारा जल संसाधन और सुदर्शन झील की जानकारी हमें मिलती है। एक बार हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील और अशोक ने क्या 3वीं शताब्दी में नहरें निकाली थी। शक शत्रव रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों का वर्णन किया गया है। ठीक है, रुद्र शासक रुद्र दमन ने इस झील की क्या सिर्फ मरम्मत करवाई है, ना कि नया निर्माण कराया है। चूँकि रुद्र दमन का यह कार्य 2वीं शताब्दी ईस्वी का है, अतः उत्तर में प्रथम ईस्वी का उल्लेख है, तो हमें चंद्रगुप्त और मौर्य का ही आंसर देना हुआ। स्कंदगुप्त के समय भी झील का पुनरुद्धार किया गया। तो दोस्तों स्कंदगुप्त है, इसके समय भी क्या है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया गया। तो सुदर्शन झील से संबंधित 4 व्यक्ति हो गए हैं, अशोक,
चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार अभिलेख में झील का निर्माण कराया, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसका जो एक सेनापति था या फिर उसका उपराज्यपाल था, इसका नाम था पुष्यगुप्त। उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त और अशोक दोनों को उल्लेख है। तो दोस्तों रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें हमें क्या है, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का ही उल्लेख हमें देखने को मिलेगा। अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। तो कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो दोस्तों हमें देखने को मिलेगा गौतमीपुत्र, सतकर्णी 9, खारवेल 9, लेकिन रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में पाया गया है। रुद्रदमन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। अशोक गुजरात के जूनागढ़ या गिरनार में हमें शक संवत 72 या 150वीं ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। उसकी विजय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण हमें देखने को मिलता है। किसकी? रुद्रदमन की। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख हमें यहाँ पर खुदे हुए दिखते हैं। कर्नल टॉड ने इस अभिलेखों का पता लगाया है। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखित है। सो दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख क्या है? संस्कृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। तो रुद्रदमन एक ऐसा शासक था जिसने भारत में सबसे पहले संस्कृत भाषा में अभिलेख खुदवाने का काम किया। सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण भी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। सो दोस्तों बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन सा गलत है ये पता करना। तो बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं, यस। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख हैं, यस। ये अभिलेख इन गुफाओं में आजीविकों को समर्पित, यस दोस्तों, आजीविक संप्रदाय को दी गई थी। ये अभिलेख 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, गलत दोस्तों, ये 3री या 2री शताब्दी ईसा पूर्व के हमें देखने को मिलेंगे। तो एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। दक्षिणी बिहार के गया जिले में, तो ये हमें बराबर की गुफाएं कहाँ मिलेगी? दक्षिणी बिहार के गया जिले में हमें बराबर की गुफाएं और नागार्जुन पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। तो नागार्जुनी पहाड़ियाँ और बराबर की गुफाएं हमें कहाँ मिलेगी? दक्षिणी बिहार के गया जिले में। नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं और बराबर की एक पहाड़ी में 1 गुफा है। तो कुल 4 गुफाएं हमें देखने को मिलेगी, जिनमें से 3 गुफाओं में दीवारों, जो 3 गुफाएं उनकी दीवारों पर अशोक के जो लेख हैं, उनके अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। चौथी गुफा लोमस ऋषि की गुफा है, जो मोखरी शासक अनंत वर्मन का लेख है। तो चौथी गुफा क्या है दोस्तों? जिसे हम ऋषि लोमस या लोमस ऋषि की गुफा कहते हैं। यहाँ पर हमें मोखरी शासक अनंत वर्मन, तो अनंत वर्मन क्या है? मोखरी शासक था, उसका लेख लिखा है। वैष्णव गुफा भी इसे हम कहते हैं। प्रथम 3 गुफाओं में अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय या आजीवक साधुओं को निवास करने के लिए बनाई गई थी। चट्टानों को काटकर इन गुफाओं का निर्माण किया गया था और ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष के नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान पर मिलेगी? तो परखम में। तो दोस्तों जो परखम स्थान है वहाँ पर हमें क्या है? मौर्यकालीन मूर्ति मणिभद्र या यक्ष के नाम से हमें देखने को मिलती है। एक बार पढ़ लेते हैं। तो मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ है। तो दोस्तों जो मथुरा कला है, मथुरा की जो मूर्ति कला है, उसका जो उदय है यहाँ लोक कला के माध्यम से हुआ है। लोक कला से संबंधित मूर्तियों में यक्षों की मूर्तियाँ शुरुआती मूर्तियों के रूप में हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग था। तो यक्ष की पूजा करना उस समय का जो लोक धर्म का एक अभिन्न अंग था। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक गाँव से हमें मणिभद्र यानी यक्ष की मूर्ति मिली है। तो क्या है? हमें परखम स्थान से, परखम एक गांव का नाम है, उस गांव से हमें मणिभद्र यानी यक्ष की मूर्ति प्राप्त मिली है, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से प्राप्त यह यक्ष की प्रतिमा भारतीय जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा सही सुलमित है ये बताना है दोस्तों हमें कि कौन कौन से सही हैं। तो लोथल में हमें डॉकयार्ड मिला है, मतलब एक ऐसा बंदरगाह जहाँ पर ये समुद्र है और समुद्र का जो जल है एक स्थल मार्ग से आगे यहाँ डॉकयार्ड है। तो यह हमें डॉकयार्ड हमें देखने को मिलेगा। सारनाथ की यदि बात करें तो सारनाथ में क्या बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? यस, द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धिस्ट, यस। नालंदा की बात की, नालंदा क्या है? एक ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग है। तो नालंदा क्या है? बुद्ध धर्म से संबंधित एक एजुकेशन हब था, यस। राजगीर की बात की तो राजगीर से हमें लॉयन कैपिटल ऑफ विश्व की, नहीं दोस्तों, ये भी हमें सारनाथ से मिला है। तो राजगीर इज द रॉन्ग आंसर। सो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से जो मौर्य काल है, मौर्य काल से हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़े और सारे एमसीक्यू भी फ्रेमिंग हमने देखी कि किस तरह से अलग अलग एग्जाम्स में एमसीक्यू फ्रेम किए गए हैं। आई होप दोस्तों दिस
दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर योर एग्जामिनेशन। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से नया नया कंटेंट देखते रहें।